मैं BD वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक जैन इरिगेशन में 30 साल से काम कर रहा हूँ। किसानों से काम करना, किसान के खेत पर जाकर उनको मार्गदर्शन करना, किसानों को ज़्यादा उपज लेने के लिए उनको मदद करना, उनके चेहरों पे हंसी लाने का काम जैन इरिगेशन के माध्यम से हम कर रहे हैं। निश्चित रूप से कपास का बम्पर प्रोडक्शन देने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग आज विस्तृत से बात करेंगे। कपास का जो ये आप डेंड्रू सामने देख रहे हैं, इस बोल में आप देख रहे हैं कभी ये 4 का रहता है, कभी ये 5 का रहता है। ये वैरायटी के ऊपर निर्भर करता है ये, और नंबर ऑफ सीड्स के ऊपर इसका वजन निर्भर करता है ये। इस बोल को भी ध्यान से देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में कपास की जो उपज जो है या प्रोडक्टिविटी जो है, ये रुई की भाषा में बोलते हैं। तो इस बोल को सामने देखते हुए आपको पता चलेगा कि कपास के इस बोल में, डेंड्रू में करीबन 65% का वजन जो है उसके अंदर जो सरकी है, सीड है, उसके ऊपर है, और 35% उसका रुई है, जो रुई की भाषा में कपास की उपज देश में पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको बोला जाता है। थोड़ा सा हम लोग कपास का पूरे विश्व में देखेंगे। इसका क्या है, कपास से गॉसिपियम फैमिली, गॉसिपियम इसका बॉटनिकल नेम है, मालवेसी फैमिली से है ये, और इसका ओरिजिन इंडिया, भारत, अमेरिका और अफ्रीका में है। और भारत में जो कपास है वो गॉसिपियम आर्बोरियम है, देसी कॉटन। अमेरिका से जो गॉसिपियम हिरसुटम जो हाइब्रिड वैराइटीज है, और अफ्रीका में गॉसिपियम बार्बाडेंस है। और करीबन 77 देशों में इसका प्रोडक्शन होता है। करीबन इसका कपास का जो एरिया जो है, पूरे विश्व में कपास की जो खेती जो है 362 लाख हेक्टेयर पे की जाती है, और उसकी जो प्रोडक्टिविटी उपज जो है 748 किलो रुई पर हेक्टेयर की उसकी उपज है, प्रोडक्टिविटी है। हम लोग पूरे विश्व में यदि देखते हैं तो पूरे विश्व में जो प्रोडक्टिविटी 748 किलो रुई पर हेक्टेयर की है, चाइना में 1633 किलो है, भारत में 505 किलो है, अमेरिका में 900 किलो है, ब्राज़ील में 1508 किलो है, टर्की में 1639 है, पाकिस्तान में 728 किलो है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा है 1859 किलो है, उज़्बेकिस्तान में 642 और कांगो में सबसे कम 109 केजी रुई पर हेक्टेयर की है। ये पूरे भारत में कपास का मैप है। भारत में कपास कहाँ होती है? पूरे भारत में कपास की खेती नहीं होती है। भारत में कपास की खेती जो 3 विभाग में डिस्ट्रीब्यूट हुई है। पहला जो जोन है, विभाग है, वो नॉर्थ जोन है, उत्तर विभाग। उसमें पंजाब है, हरियाणा है और राजस्थान है। मध्य विभाग में या सेंट्रल जोन में हम देखेंगे तो गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। और सदर्न पार्ट जो है, दक्षिण भाग जो है, दक्षिण विभाग में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु है। कुछ एरिया जो है उड़ीसा में भी है, करीबन 1.5 लाख हेक्टेयर एरिया। थोड़ा सा मैं BT कॉटन के बारे में जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा BT का उपयोग जो है भारत में किया जाता है। और BT कॉटन का जो उपयोग जो है भारत में, जो वैराइटीज़ है, करीबन 95% BT कॉटन हमारे भारत में उपयोग हो रहा है। इसकी जो ट्रायल्स हुई थी भारत में करीबन 1988 में, 98 में शुरू हुई थी। इसके साथ में इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। गवर्नमेंट ने उसको मान्यता दी, और बोलगार्ड 1 टेक्नोलॉजी जो है 2002 में किसानों की उपलब्ध हुई। उसके बाद बोलगार्ड 1 में जो है क्राइवन AC जीन से इंट्रोड्यूस किया था, और क्राइवन A1 AC जीन इंट्रोड्यूस करने से जो कपास में से जो समस्या थी इल्लियों की, जो स्पॉटेड बोलवर्म है, अमेरिकन बोलवर्म है या पिंक बोलवर्म है, ये तीनों इल्लियों के सॉल्यूशन होने के लिए
बोलगार्ड टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हमारे भारत सरकार ने की थी। उसके बाद 2006 में बोलगार्ड 2 का इंट्रोडक्शन हुआ। बोलगार्ड 2 में बोलगार्ड 1 में जो जीन था CRY1AC, उसके साथ में CRY2AB भी जीन जोड़ा गया और उसकी वैरायटीज किसानों को उपलब्ध कराई। बोलगार्ड 2 से और 2 इल्लियों का संरक्षण किसानों को कपास फसल में मिला। उसमें है ये स्पोडोप्टेरा, जिसे टोबैको लीफ ईटिंग कैटरपिलर बोलते हैं, और दूसरा जो लीफ ईटिंग कैटरपिलर जो है या सेमिलोपर है, ये इसमें संरक्षण मिला था। पूरे भारत में कपास का जो क्षेत्र है जो 122 लाख हेक्टेयर है, जो विश्व के करीबन 33% एरिया भारत में है। और बीटी कॉटन का जो एडॉप्शन देखेंगे हम लोग 122 लाख हेक्टेयर में करीबन 92% बीटी कॉटन का एडॉप्शन पूरे भारत में हो रहा है। इसके साथ में जो करीबन भारत में 400 से ज़्यादा वैरायटीज बीटी कॉटन की भारत में है और कुछ इम्प्रूव वैरायटीज भी है, इम्प्रूव हाइब्रिड वैरायटीज भी है, जिसमें 8% एरिया करीबन इम्प्रूव और हाइब्रिड वैरायटीज में है। इसमें बीटी कॉटन के बाद में जो हमारा लक्ष्य जो है प्री मानसून कॉटन के ऊपर है, जो बारिश के पूर्व कपास लगाई जाती है। वैसे कपास जो लगती है, एक तो बारिश आने के बाद जो रेगुलर सीजन बोलते हैं हम लोग, और दूसरा सीजन जो है वो है जो किसान अभी तकरीबन 10-15 साल से उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, वो है प्री मानसून कॉटन या बारिश के पूर्व जो फसल लगाई जाती है उसको प्री मानसून कॉटन बोलते हैं। ये प्री मानसून कॉटन जो है जिसके पास में सिंचाई की व्यवस्था है उसमें ये कपास की खेती की जाती है। अब हम देख सकते हैं पूरे भारत में जो मैंने 3 जोन में कपास की खेती बताई थी। पहला जोन मैंने बताया तो उत्तर विभाग में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में करीबन 14,45,000 हेक्टेयर एरिया उत्तर जोन में है, उत्तर विभाग में, जिसमें सबसे ज़्यादा एरिया हरियाणा में 6,65,000 हेक्टेयर है। सबसे ज़्यादा जो एरिया जो है सेंट्रल जोन में या मध्य विभाग में है, करीबन 75 लाख हेक्टेयर एरिया जो है ये सेंट्रल जोन में है, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आता है, जिसमें महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा 42 लाख हेक्टेयर पर है। इसके साथ में हम लोग प्रोडक्टिविटी के ऊपर नजर डालते हैं तो सबसे कम प्रोडक्टिविटी महाराष्ट्र में सेंट्रल जोन में 334 किलो केवल है, हरियाणा में 690 किलो है। साउथ जोन की ओर जाएंगे हम लोग, इसमें 30 लाख हेक्टेयर एरिया साउथ जोन में कपास का एरिया है, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य है। इसमें करीबन जो आंध्र प्रदेश में करीबन 5,50,000 हेक्टेयर है, तेलंगाना में करीबन 18 लाख हेक्टेयर है, कर्नाटक में 5,75,000 हेक्टेयर है, तमिलनाडु में 1,40,000 हेक्टेयर है। साउथ जोन में प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा तमिलनाडु की है, लेकिन क्षेत्र बहुत कम है इसमें, और थोड़ा सा एरिया उड़ीसा में है 1,58,000 हेक्टेयर, इसमें प्रोडक्टिविटी 484 किलो है। मेरे किसान भाइयों, आपके मन में जो भी सवाल है आप पूछते रहिएगा। हम सेमिनार के लास्ट सेशन में करीबन लास्ट 10-15 मिनट में आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सवाल आएंगे उसका हम लोग सवालों का जवाब जरूर देंगे। आप अपना सवाल पूछते रहिएगा, और आपके फ़ोन के ऊपर जब हम देख रहे हैं इसके बाजू में एक शेयर का बटन है या पार्टिसिपेट का बटन है, उसको यदि क्लिक करते हैं तो आप अपने और दोस्तों को भी ये फेसबुक लाइव प्रोग्राम बाकी किसानों के साथ, बाकी दोस्तों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं, उनको देखने का मौका दे सकते हैं। अब हम देखेंगे कपास की जो खेती 3 जोन में हमने देखी। जो
3 जोन में सबसे ज़्यादा जो इरिगेटेड एरिया जो है वो नॉर्थ जोन में है। करीबन नॉर्थ जोन में जो पंजाब हरियाणा राजस्थान में जो कपास होती है सबसे वो पूरा इरिगेटेड है, बागवानी है। करीबन सिंचित कपास है। 95% से ज़्यादा खेती कपास की जो है वो सिंचित कपास है, इरिगेटेड कपास है। सेंट्रल जोन में देखेंगे तो महाराष्ट्र केवल 5 से 6% ही सिंचित कपास है। मध्य प्रदेश और गुजरात में 40% सिंचित कपास है। साउथ जोन में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में 18% है, कर्नाटका 14% है और तमिलनाडु में 35% है। तो सिंचित कपास को इरिगेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। कपास का यदि बम्पर प्रोडक्शन लेना चाहते हैं किसान भाई तो उसको सिंचाई की व्यवस्था हमें करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कपास सिंचाई के लिए बहुत अच्छा रिस्पांस करता है। सिंचाई और उर्वरक यदि ढंग से इसको बैलेंस स्वरूप से देते हैं हम लोग तो निश्चित रूप से कपास का बम्पर प्रोडक्शन हम लोग ले सकते हैं। हम लोग जरा जो भी प्रोडक्शन होता है कपास का उपज है उसकी यदि तुलना हम लोग देखेंगे भारत की और विश्व के साथ में, विश्व में हम लोग देखेंगे 362 लाख हेक्टेयर कपास का एरिया है और उसका प्रोडक्टिविटी 748 किलो है। यदि इसको हम लोग रॉ कॉटन में कन्वर्ट करते हैं, रॉ कॉटन का जो प्रोडक्टिविटी जो है वो 21.5 क्विंटल 21.5 किलो क्विंटल पर हेक्टर, मतलब 8.70 किलो क्विंटल पर एकड़ का है। 8.70 क्विंटल करीबन 9.9 क्विंटल पर एकड़ की प्रोडक्टिविटी है पूरे विश्व में इसकी प्रोडक्टिविटी। और भारत में हम लोग देखेंगे 122 लाख हेक्टेयर एरिया है। 122 लाख हेक्टेयर में उसकी प्रोडक्टिविटी 501 किलो लीड पर हेक्टर की है रुई की भाषा में। और उसका रॉ कॉटन में देखेंगे तो 14.31 क्विंटल उसकी प्रोडक्टिविटी है पर हेक्टर में, और एकड़ में निकालेंगे तो करीबन 6.25 क्विंटल पर एकड़ की प्रोडक्टिविटी है। और सबसे कम महाराष्ट्र की 42 लाख हेक्टेयर, करीबन 33% एरिया जो है पूरा भारत का महाराष्ट्र में है और प्रोडक्टिविटी 334 किलो है। रॉ कॉटन की भाषा में बात करेंगे पर हेक्टर में करीबन 10.9 क्विंटल है, और एकड़ की बात करेंगे हम लोग तो करीबन 4 क्विंटल की प्रोडक्टिविटी पर एकड़ में है। तो इसमें हम लोग देखेंगे इसकी प्रोडक्टिविटी हम क्यों कम है। इसमें करीबन 94-95% कॉटन जो है ये रेनफेड कॉटन है, बारिश के ऊपर पूरी निर्भर है। केवल 5 से 6% ही कपास है सिंचित कपास है। थोड़ा सा हम लोग दृष्टिक्षेप डालते हैं, हम लोग जो कपास की खेती करते हैं किसान जो पूरी बारिश के ऊपर निर्भर करके खेती करते हैं उसका प्रोडक्शन 3 से 4 क्विंटल पर एकड़ का ही है। जो बहाव सिंचाई करते हैं या फ्लड इरिगेशन करते हैं, सिंचित करते हैं, उसका प्रोडक्टिविटी करीबन 8 से 10 क्विंटल पर एकड़ का प्रोडक्शन है। लेकिन जो किसान गए 15-20 साल से कपास में ड्रिप का उपयोग कर रहे हैं, जैन ड्रिप का उपयोग कर रहे हैं, 15 से 25 क्विंटल पर एकड़ का प्रोडक्शन पर एकड़ में किसान ले रहे हैं। हम लोग कपास का जो उपज हमारे देश में विश्व से हमारी प्रोडक्टिविटी कम क्यों है। 501 किलो रुई पर हेक्टेयर की हमारी प्रोडक्टिविटी है, उपज हमारा है। इसका मुख्य कारण जो है अनटाइमली सोइंग। किसान बारिश के ऊपर यदि निर्भर करता है तो बारिश उसके हाथों में नहीं है। जब भी बारिश आएगी तब वो सोइंग करेगा। बारिश लेट हो जाएगी तो बारिश के कारण लेट होने के कारण उसका सोइंग भी लेट हो जाएगा। जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था नहीं वहाँ पे सिंचाई की सुविधा नहीं होने के कारण कपास की खेती जो है बारिश के ऊपर होती है और उसमें प्रोडक्शन कम आता है। बहुत सारे किसान हल्की जमीन में भी कपास की खेती करते हैं, तो हल्की जमीन में कपास की खेती का प्रोडक्शन ज़्यादा मिल नहीं सकता। और उर्वरक जो है, पोषण जो है, कभी अभी भी किसान, बहुत सारे किसान न्यूट्रिशन के बारे में ज़्यादा जानते नहीं है। संतुलित पोषण जिसको हम लोग बैलेंस न्यूट्रिशन की बात करते हैं वो कपास को देना चाहिए। बहुत सारे किसान तो यूरिया का ज़्यादा एप्लीकेशन कर देते हैं, कभी कभी फॉस्फोरस और पोटेश बहुत कम मात्रा में देते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट का और सेकेंड न्यूट्रिएंट का उपयोग नहीं करते। तो कपास की फसल के अनुसार, अवस्था के अनुसार ही उसका अन्न द्रव्यों का या न्यूट्रिशन का बैलेंस रखना चाहिए। किसान, बहुत सारे किसानों को स्पेसिंग क्या रखना चाहिए, प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग
या कतार के बीच में अंतर जो है, रो टू रो स्पेसिंग जो है, पौधे से पौधे का अंतर कितना रखना चाहिए, कौन सी वैरायटी लेना चाहिए, कितना खाद देना चाहिए, कौन सा स्प्रे लेना चाहिए, सारे ये एग्रोनॉमी प्रैक्टिस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते। और हेवी पेस्ट और डिसीजेस होने के कारण भी बहुत सारा प्रोडक्शन में लॉस होता है, हमारे कपास का उपज कम आता है। थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि हमारी जो वर्ल्ड की प्रोडक्टिविटी जो 748 किलो की मैंने बताई थी, जो किसान ड्रिप के ऊपर कपास ले रहा है उसने वर्ल्ड से भी करीबन 6 से 7 गुना प्रोडक्शन ज्यादा लिया हुआ है। यदि किसान को वर्ल्ड का प्रोडक्शन का प्रोडक्टिविटी लेना है 748 किलो, तो केवल 9 क्विंटल प्रोडक्शन उसको मिलना चाहिए। सॉरी, यदि 12 क्विंटल कपास आता है ड्रिप के ऊपर, तो पर हेक्टर जो है वो 30 क्विंटल आना चाहिए। मतलब हो गया आपका 12 क्विंटल या 14 क्विंटल आपका कपास आना चाहिए पर एकड़ में। यदि बात करते हैं हम लोग 25 क्विंटल की रुई की बात करते हैं, तो उसका प्रोडक्शन जो हो जाएगा वर्ल्ड से करीबन 3 गुना हो जाएगा और 61 क्विंटल पर हेक्टर उसको कपास आना चाहिए। और बहुत सारे किसानों ने 15 क्विंटल से लेकर 30 क्विंटल का कपास जैन ड्रिप के ऊपर प्रोडक्शन लिया हुआ है, जो वर्ल्ड के प्रोडक्शन से ज्यादा है। इसीलिए किसान यदि कपास की खेती में टपक सिंचाई का, ड्रिप का उपयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से कपास का प्रोडक्शन वर्ल्ड कॉटन से ज्यादा मिलेगा। और हम लोग एक तरफ बात करते हैं कि कपास ये नकदी फसल है, कैश क्रॉप है, लेकिन हमारे समझ में नहीं आता, यदि किसान को 3 क्विंटल या 4 क्विंटल कपास आता है, उससे यदि उसको प्रॉफिट नहीं मिलता है, तो ये कैश क्रॉप हम लोग कैसे कर सकते हैं। इसीलिए कपास का उपज सीधे कोई किसान अभी कपास की खेती का टारगेट रख रहे हैं, यानी खेती सोच रहे हैं, तो कपास की खेती के लिए हमें उपज का टारगेट रखना चाहिए। रेनफेड का यदि किसान जो है बारिश के ऊपर ही कपास की खेती करना चाहता है और करता है, तो उसको कम से कम 10 क्विंटल कपास आना चाहिए। और जो सिंचित कपास करता है, कपास की खेती करता है, टपक सिंचाई अपनाता है, ड्रिप इरिगेशन अपनाता है, उसको कम से कम 20 क्विंटल प्रति एकड़ उसको कपास की उपज आना चाहिए। और ये बहुत आसान है, इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ये जो बहुत मैं इसको सिंप्लीफाई करके बहुत आसानी से इसका उपज हम लोग 20 क्विंटल टपक सिंचाई पर कैसे लेंगे, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। वैसे जो ज़्यादातर किसान कपास की खेती जो बारिश के ऊपर करते हैं, रेनफेड फार्मिंग करते हैं, उसके लिए भी 10 क्विंटल वो किसान कैसे प्रोडक्शन ले सकता है, उसके लिए भी मैं उसके लिए मदद जरूर करूंगा, जानकारी जरूर दूंगा। यदि जैन इरिगेशन का कपास के बारे में यदि संबंध आप जानना चाहोगे, तो मुझे बड़ी खुशी होती है और मुझे बड़ा अभिमान भी है, स्वाभिमान है। जैन इरिगेशन में कपास में काम शुरू किया था 1995-96 में, और उसी समय में ड्रिप इरिगेशन का हमने प्रयोग किया था 3 किसानों के खेत पर, अलग अलग जगह पर। इसमें रविंद्र रामदास पाटिल करके है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में सोएगा तालुका में जरंडी गांव है, वहां पर ये तो बीटी कॉटन की वैरायटी इंट्रोडक्शन होने से पहले मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे उस समय में इल्लिए का बहुत प्रकोप होता था, बोलबम का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा था। उसी स्थिति में हमने जैन ड्रिप के ऊपर 19 क्विंटल पर एकड़ रविंद्र रामदास जी पाटिल उनके खेत में निकाला था, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। वैसे हमारे दूसरे किसान लक्ष्मण नामदेव पाटिल करके अंतोली तालुका पाचोरा जिला जलगांव महाराष्ट्र में हमने जैन ड्रिप का उपयोग करके 21 क्विंटल पर एकड़ का प्रोडक्शन लिया था। ये बात है 95-96 की बात मैं कर रहा हूँ। अब ये 2020 चल रहा है, 2020 चल रहा है। तीसरा हमारा किसान था प्रहलाद देवराम सबकाए, करंज तालुका और जिला जलगांव में हमने टपक सिंचाई को जैन ड्रिप के ऊपर कपास की खेती की थी।
17 क्विंटल प्रोडक्शन पर एकड़ का मिला था प्रहलाद जी सप्ताह को। मतलब हमारा कहने का है कि जैन ड्रिप का उपयोग करने से कपास की खेती का बम्पर प्रोडक्शन निश्चित रूप से किसान को मिल रहा है। थोड़ा सा और एक जानकारी दूंगा मैं आपको कि पूरे भारत में ड्रिप इरिगेशन का उपयोग कपास में कितना हो रहा है। सबसे ज्यादा उपयोग जो है पूरे महाराष्ट्र में है, 4,10,000 हेक्टर में है। उसके बाद गुजरात में हो रहा है 3,90,000 हेक्टर में। मध्य प्रदेश में 60,000 हेक्टर में हो रहा है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में 80,000 हेक्टर पे हो रहा है। कर्नाटका में 1,000 हेक्टर पे हो रहा है। हरियाणा में 10,000 हेक्टर पे हो रहा है। पंजाब में 1,000 हेक्टर पे हो रहा है और राजस्थान में 7,000 हेक्टर पे हो रहा है। करीबन ये 10 लाख हेक्टर के ऊपर भारत में टपक सिंचाई का ड्रिप इरिगेशन का उपयोग भारत में हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि भारत में 122 लाख हेक्टर एरिया है। हमारी उपयोगिता बहुत कम है, 501 किलो रीच पर हेक्टर की है। यदि किसान चाहते हैं कि कपास का ज्यादा उपज बढ़े, बम्पर प्रोडक्शन मिले, कपास से ज्यादा मुनाफा मिले, तो इसीलिए कपास को टपक सिंचाई के अंदर लाना बहुत जरूरी है। टपक सिंचाई अपनाने से किसानों को निश्चित रूप से 2 से डबल से ज्यादा प्रोडक्शन आपको ज्यादा मिलेगा। कपास के लिए जब कपास की खेती हम करेंगे तो मैंने पहले बताया था कि कपास की उपज कम आने में जमीन का बहुत बड़ा रोल उसमें है, क्योंकि कपास की जो जड़ क्षेत्र जो है 100 सेंटीमीटर करीबन 100 सेंटीमीटर तक गहरी जाती है और उसका जो इफेक्टिव रूट जोन जो है, सफेद जो जड़ है, वो करीबन 30 सेंटीमीटर के दायरे में रहता है। फीडिंग रूट्स जो बोलेंगे, जो रूट्स पानी का और उर्वरक का एब्सॉर्प्शन करता है, इसके लिए हल्की जमीन में कपास की खेती ना करें तो अच्छा है, उसमें प्रोडक्शन कम आता है। कपास की खेती के लिए जमीन जो है पूरी नितार वाली चाहिए, वेल ड्रेन जमीन चाहिए। उसमें जो ह्यूमस कंटेंट जो है काफी अच्छा होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैन्यूर जाना चाहिए उसमें। और जहां पर पानी रुकता है, जहां पर पानी खेती में रुकता है, ऐसी खेती में, ऐसे जमीन में कपास नहीं लगाना चाहिए। दूसरा, जहां उस जमीन का पीएच बहुत ज्यादा है, 9 से ऊपर है, 8.5 के ऊपर है, वहां पर भी कपास की खेती, कपास की फसल नहीं लगानी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कपास की खेती में जो हमारी वैरायटीज जो है करीबन 180 दिन की है, करीबन 6 महीने जमीन में खेती में रहने वाली है। इसलिए लैंड प्रिपरेशन, जो भूमि की तैयारी, बहुत मायने में रहती है, बहुत महत्वपूर्ण रहती है। इसमें कपास की जो जड़ें मैंने पहले बताया कि 100 सेंटीमीटर तक गहरी जाती है। ये अभी तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे किसान बहुत शॉर्टकट मारते हैं, और शॉर्टकट में किसान जो है सीधा डाके रोटावेटर का उपयोग करता है बहुत जल्दबाजी में, और कपास की बोनी चालू कर देता है। कोई किसान तो ढेले में ही टिबक की नाली डाले हुए मैंने देखा है। तो कपास की खेती, कपास की फसल लगाने की जल्दबाजी मत कीजिए। 1-2 दिन लेट हुआ तो भी चलेगा, लेकिन भूमि की तैयारी, खेती की तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए गहरी जुताई करना चाहिए, डीप प्लॉइंग करना चाहिए और हैरो चलाना चाहिए। उसके बाद में रोटावेटर का उपयोग कीजिए। थोड़ा सा पैसा भूमि की तैयारी में, खेती की तैयारी में थोड़ा ज्यादा हो सकता है खर्चा, लेकिन उससे ज्यादा प्रोडक्शन मिलने के लिए मदद वो करेगा आपको भूमि की तैयारी। इसलिए कपास की खेती में भूमि की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा महत्व है। खेती की तैयारी के लिए बहुत जल्दबाजी मत कीजिए। एक ध्यान रखना चाहिए, कपास से जो फसल है उसकी जो जड़ें जो है, रूट जोन जो है, वो 100 सेंटीमीटर 3 फीट तक गहरा जाता है, 1 मीटर तक। इसलिए उस 100 सेंटीमीटर में उसकी जो फीडिंग रूट्स जो है, पानी और खाद लेने वाली जो जड़ें जो है, सफेद रूट्स जो है, वो 30 सेंटीमीटर के दायरे में रहती है। इसलिए कपास की जड़ें बहुत ज़्यादा अच्छी
जमीन में बढ़ने के लिए जमीन जो है भुरभुरी होनी चाहिए, आपको दे दी है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना पानी का अपव्यय हो रहा है। तो ज़्यादा पानी देने से बहुत ज़्यादा उपज नहीं आती है, किसानों को ध्यान में रखना चाहिए। बहुत क्रांति किया है, बहुत रिवॉल्यूशन लाया है। कुछ फसल तो 100% अंडर ड्रिप है, जैसे आपका अंगूर है, क्या आपका अनार है, जैसे पॉलीहाउस पे करने वाली जो फसल है, ये सारे टपक सिंचाई के अंदर ही है। और सबसे ज़्यादा टपक सिंचाई का उपयोग कपास में हो रहा है महाराष्ट्र में। 4,10,000 हेक्टेयर पे कपास में टपक का उपयोग हो रहा है। अब कपास की खेती करना है तो बारिश पूर्व करना खेती करना है तो सिंचाई की व्यवस्था चाहिए सिंचित कपास के लिए। अब भाई कुछ जगह पे हम लोग बात करते हैं तो किसान बोलते हैं कि साहब हमारे कुएं में तो 1 ही घंटा पानी है, पंप हमारा 1 ही घंटा पानी देता है। ठीक है, फिर भी आपको बारिश पूर्व कपास का काफ़ी अच्छा प्लानिंग हम लोग कर सकते हैं। यदि आपके पास में 5 HP का पंप है और आपका एक कुआं है या बोरवेल है, 1 ही घंटा चलता है, तो 1 घंटे में करीबन 20 से 22,000 लीटर पानी मिलता है। और ये 20 से 22,000 लीटर पानी मतलब हो गया आपके 2 टैंकर्स। 2 टैंकर का पानी यदि हम बहाव खेती से या फ्लड इरिगेशन से या परंपरागत सिंचाई पद्धति से देंगे तो बड़ी मुश्किल से 10 से 12 गुंठा जमीन भीगेगी या 0.25 एकड़ एरिया आपका कपास लगेगा। लेकिन उतने ही पानी में हमने जैन ड्रिप के ऊपर किसानों को 3 से 4 एकड़ कपास लगा के दिखाया है। और करीबन 15 से 20 साल तक से किसान महाराष्ट्र में टपक सिंचाई के ऊपर कपास ले रहे हैं। और कपास ड्रिप इरिगेशन का कपास में रिजल्ट्स इतने अमेजिंग है, बहुत अच्छे हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा ड्रिप का एडॉप्शन जो है महाराष्ट्र में कपास की खेती में हो रहा है। सब फसल को भी सोचना देखेंगे हम लोग तो सभी फसलों में सबसे ज़्यादा ड्रिप का जो उपयोग है, टपक सिंचाई का उपयोग जो है कपास खेती में ही हो रहा है महाराष्ट्र में। तो इसके लिए पानी की कितनी जरूरत है? कपास के जो बीज मैंने बताया उसका अंकुरण के लिए, उसके अंकुरण के लिए केवल 500 मिली मतलब आधा लीटर से 1 लीटर की पानी की जरूरत है। इससे ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं है। और ये मैंने जो अपने पिक्चर में देख रहे हैं स्लाइड में कि ये शेप जो है, ये जो गीलापन आपको देख रहे हैं, ये आप चाय पीने का जो प्लेट है या बसी बोलते हैं या सॉसर है, उसके शेप का जैसा ही है। ज़्यादा पानी देने का कोई जरूरत नहीं है। अंकुरण में कितना पानी पर्याप्त है। इतना पानी देने के लिए केवल सिस्टम जो है आपका 4 लीटर का ड्रिपर आपने लिया है तो 15 मिनट ही सिस्टम चलाना पड़ेगा, इससे ज़्यादा चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि आपने डिसाइड किया कि कपास का ज़्यादा बम्पर प्रोडक्शन लेना है और टपक सिंचाई के ऊपर ही लगाना है तो टपक सिंचाई की संयंत्र उसका स्थापना करना पड़ेगा, इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। इसके लिए टपक सिंचाई का जो पुर्जे जो है उसका सिलेक्शन पहले देखना पड़ेगा। आपको अच्छी क्वालिटी का कहाँ पर मिलता है, उसका सिलेक्शन सही ढंग से करना चाहिए। आपके पास पानी कैसा है, पानी का क्वालिटी कैसा है, इसके आधार पर फिल्टर के चयन करना चाहिए। आपकी जो टपक की जो नली जो है, आपको उसमें ड्रिपर का अंतर कितना लेना है, ड्रिपर का डिस्चार्ज कितना लेना है, ये सब देखना पड़ेगा। इसके लिए जैन इरिगेशन का जो इंजीनियर जो है, हमारा डीलर जो है, उसको यदि हम संपर्क करते हैं तो वो उसका फील्ड का सर्वे करेगा। फील्ड का सर्वे करने के बाद उसके अनुसार आपकी पूरी जानकारी हासिल करेगा कि भाई आपका पहले फसल कौन सा था, पानी कैसा है, पानी कहाँ से ले रहे हैं, पानी का पंप कौन सा है, पंप का हेड कितना है, सब पूरी जानकारी लेगा। उसके बाद ही उसके डिजाइन करेगा। उसके बाद आप जो फसल लगाएंगे उसका जो कतार के बीच में अंतर कितना रहेगा, 2 पौधे के बीच में अंतर कितना रहेगा, ये सब पूरा टेक्निकल गाइडेंस हमारे जैन इरिगेशन की जो कृषि वैज्ञानिक जो है वो आपको बताएंगे, हम बताते हैं। और पूरा जानकारी किसानों को उसके खेत पर ही जाके देते हैं। इसका फील्ड का सर्वे होने के बाद कौन सा प्रोडक्ट लेना है इसको सजेशन दिया जाता है। जैसे कि जैसे पानी का क्वालिटी, आपका पानी का
जो सोर्स जो है आपका बोरवेल है या पानी आप नदी से ले रहे हैं, पानी के साथ में रेत आ रही है या सिल्ट आ रही है, तो आपको सैंड सेपरेटर लेना पड़ेगा। यदि पानी के साथ में काई आ रही है, कचरा में मिट्टी आ रही है, तो सैंड फिल्टर लेना पड़ेगा। यदि पानी के साथ में केवल कचरा आ रहा है, ना रेत आ रही है, ना काई आ रही है, ना मिट्टी आ रही है, केवल पानी के साथ में कचरा आ रहा है, पत्ते आ रहे हैं, तो आपको स्क्रीन फिल्टर या डिश फिल्टर लेना चाहिए। इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। केवल बहुत सारे किसान तो हमने देखा है कि कुएं से पानी ले रहे या बोर से पानी ले रहे, तो स्क्रीन फिल्टर और डिश फिल्टर से उसका काम चल जाता है। लेकिन जिसके पानी के सोर्स में पानी के साथ में मिट्टी आ रही है, काई आ रही है, तो सैंड फिल्टर लेना ही पड़ेगा। या पानी के साथ में रेत आ रही है, सिल्ट आ रही है, तो आपको सैंड सेपरेटर लेना चाहिए। क्योंकि ड्रिपर जो है, ड्रिपर में तो बंद हो जाएगा, ड्रिपर से पानी नहीं आता है। ड्रिप सिस्टम का प्रिंसिपल ही है कि हर जगह पर हर ड्रिपर से एक जैसा पानी निकलना चाहिए, यूनिफॉर्म रहना चाहिए, सभी पौधों को एक जैसा पानी मिलना चाहिए। ये ड्रिप की विशेषता है। किसी को कम, किसी को ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये फिल्टर हो गया। इसके बाद में टपक सिंचाई जो है केवल पानी देने का साधन नहीं है दोस्तों, ध्यान में रखिए। टपक सिंचाई ये केवल पानी देने का साधन नहीं है। आप किसी भी फसल में टपक सिंचाई का उपयोग कर रहे हैं तो पानी के साथ में पानी में घुलने वाले उर्वरक जो है उसका उपयोग करना चाहिए। पानी में घुलने वाले उर्वरक यदि देते हैं तो आपका ड्रिप सिस्टम तो क्लीन रहेगा ही रहेगा, लेकिन पौधे के ग्रोथ के अनुसार, अवस्था के अनुसार उसको अन्न द्रव्य जो है, न्यूट्रिएंट जो है, उसको पोषण जो है मिलेगा और फसल की जेनेटिक पोटेंशियल जो है, वैरायटी की जो जेनेटिक पोटेंशियल जो है वो ज्यादा एक्सप्लोर करने का उसको एक्सप्लोर करेगा, इसलिए ज्यादा प्रोडक्शन आपको मिलेगा। इसलिए ड्रिप इरिगेशन के साथ में फर्टिगेशन करना जरूरी है। फर्टिगेशन मतलब उर्वरक खाद ड्रिप के माध्यम से देने का साधन। और इसके लिए अब आपको वेंचुरी है या फर्टिलाइजर टैंक है, उसका उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से इस प्रोडक्ट का सिलेक्शन होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आपकी ड्रिप लाइन है। कपास का फसल नजदीक वाला फसल है, इसलिए आपको इनलाइन का उपयोग करना चाहिए। इनलाइन में बजाई इरिगेशन के पास में 12 mm, 16 mm और 20 mm की नली उपलब्ध है। ये जो नली है हमारे पास में, उसमें 2 टाइप के ड्रिपर हम लगाते हैं। एक है सिलिंड्रिकल टाइप ड्रिपर जो है, राउंड ड्रिपर जो है, गोल वाला ड्रिपर जो है, उसको जॉइंट टर्बो लाइन बोलते हैं, जॉइंट टर्बो लाइन सुपर। उसका ड्रिपर जो है राउंड है, गोल है। और दूसरा ड्रिपर जो है फ्लैट ड्रिपर है, पट्टी वाला ड्रिपर है। ये दोनों नलियां जो है, जो रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं नलियां बनाने के लिए, ये वर्जिन रॉ मटेरियल यूज करते हैं। स्क्रैप की मटेरियल से बनाते हैं नहीं, कभी भी वर्जिन रॉ मटेरियल से बनती है, इसलिए क्वालिटी हमारी एक ही। और जैन इरिगेशन विश्व में ऐसे एक ही कंपनी है कि टपक सिंचाई के लिए लगने वाले सभी पुर्जों हम स्वयं प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। कई और से हम लोग आउटसोर्सिंग या परचेस नहीं करते हैं। सभी पुर्जे जैन इरिगेशन एक ही छत के नीचे हम लोग बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट हम लोग बाहर से परचेस नहीं करते। जो फ्लैट ड्रिपर वाली जो नली जो है उसको हम लोग टर्बो एक्सेल बोलते हैं, जैन टर्बो एक्सेल। इसमें जो लगा हुआ ड्रिपर जो है इसको 5 स्टार रेटिंग मिला हुआ है। विश्व में जितने भी सारे ड्रिपर है उसमें सभी ड्रिपर में से ये सर्वश्रेष्ठ ड्रिपर है। ये सीमा ग्रेफ करके फ्रांस की जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने टेस्ट करके दिया है और ये इसको 5 स्टार रेटिंग मिला हुआ है। इसलिए सबसे अच्छे ड्रिपर है ये। और रॉ मटेरियल वर्जिन से बना हुआ, इसलिए हमारे जैन की ड्रिप लाइन जो है, चाहे टर्बो एक्सेल हो या चाहे टर्बो लाइन सुपर हो, ये बहुत अच्छी क्वालिटी के है। ये सब्सिडी के लिए उपलब्ध है। ये इसकी जो इंस्टॉलेशन देख रहे हैं आप स्लाइड्स के ऊपर, पीवीसी पाइप मेन और सब मेन के लिए है। उसके ऊपर ये ग्रोमेट टेकअप लगा के ये आपका 1 मीटर का पॉली ट्यूब लगाई है यहाँ पर, और इसको 1 मीटर के बाद में हम लोग ड्रिप लाइन कनेक्ट करते हैं। और ये जो इंस्टॉलेशन जो है टेक्निकली वेल ट्रेन हमारे फीटर्स जो है, सर्विस देने वाले हमारे जो लोग हैं उनके माध्यम से हम लोग ये इंस्टॉलेशन करा देते हैं। इससे ड्रिप्स की
संयंत्र की स्थापना होने के बाद ये देख सकते हैं आप, ये पूरा जैन ड्रिप का लेआउट है। जैसे मैंने पहले बताया कि पानी का सोर्स आपका कुआं है, इसके बाद आपका पंप है, आपका बाईपास वाल है, ये आपका सैंड सेपरेटर है, इसके बाद में ये सैंड फिल्टर है, और ये स्क्रीन फिल्टर है आपका, ये स्क्रीन फिल्टर है, और ये खाद देने के लिए, उर्वरक देने के लिए फर्टिलाइजर टैंक है। ये मेन लाइन है आपकी, मेन लाइन, और उसके बाद ये सबमेन है, सबमेन के आखिरी में ये फ्लश वाल है, और सबमेन लाइन को ये ड्रिप लाइन कनेक्ट किया हुआ है, और ड्रिप लाइन के आखिर में ये एंड कैप्स लगे हुए हैं। इस तरह से ये परिपूर्ण, इसमें सिस्टम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। फील्ड का सर्वे होने के बाद ही, टेक्निकल डिजाइन करने के बाद ही सिस्टम खेत में इंस्टॉल की जाती है, संयंत्र की स्थापना की जाती है, और उसी समय किसान को ड्रिप सिस्टम चलाने का भी ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। ये आप देख सकते हैं आप, जैन टर्बो एक्सेल 12 mm 16 mm 20 mm डायमीटर है। जैन टर्बो लाइन जो है 12 mm 16 mm 20 mm डायमीटर में है। जिसको सब्सिडी वाली ड्रिप लाइन नहीं चाहिए, कम खर्चे वाली चाहिए, सस्ते वाली चाहिए, उसके लिए भी हम लोग ट्यूबिंग ड्रिप लाइन बनाते हैं। वो भी वर्जिन रॉ मटेरियल से बनते हैं, केवल उसका थिकनेस कम रहता है। वो भी 12 mm 16 mm 20 mm में उपलब्ध है। जैन टर्बो स्लीम जो है वो 8 मील्स 10 मील्स और 15 मील्स में उपलब्ध है, और पॉलीस्ट्रीम जो है, जैन पॉलीस्ट्रीम, उसको क्लास 1 बोलते हैं, वो 12 mm 16 mm में उपलब्ध है, 20 mm में भी। और डिस्चार्ज भी जो है 0.8 से लेकर 4.2 लीटर प्रति घंटा उपलब्ध है। और ड्रिपर का स्पेसिंग जो है, दो ड्रिपर के बीच में अंतर जो है वो 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर अंतर पे हमारी ड्रिप लाइन उपलब्ध है। जमीन का जो प्रकार है, सॉइल आपका जमीन कैसा है, इसके अनुसार ही हम दो ड्रिपर का अंतर कितना होना चाहिए, ड्रिपर का डिस्चार्ज कितना होना चाहिए, ये हमारा डिजाइन इंजीनियर तय करता है, और वही हम किसान को सजेस्ट करते हैं। ये यहाँ से देख सकते हैं आप, जिसको सब्सिडी चाहिए उसके लिए जैन टर्बो एक्सेल है, और जिसको सब्सिडी, और ये जैन टर्बो लाइन है, एक राउंड ड्रिपर है, इसमें गोल ड्रिपर लगाया हुआ है, इसमें पट्टी ड्रिपर लगा है, इसमें देख सकते हैं आप। दूसरा जो इसको कम खर्चे वाला चाहिए, सस्ते वाला चाहिए, इसमें जैन टर्बो स्लीम है, और जैन पॉलीस्लीम क्लास 1 करके है। ये भी रॉ मटेरियल जो है वर्जिन रॉ मटेरियल से ही बनी हुई है, और इसमें भी ड्रिपर जो है 5 स्टार रेटिंग वाला ही ड्रिपर लगा हुआ है। अब सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड ये आप देख सकते हैं, किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण, कि आपका स्पेसिंग कितना होना चाहिए कपास का, पौधे की संख्या कितनी। बहुत सारे किसान को पौधे की संख्या हम लोग पूछते हैं ना, वो बताते हैं, उनको मालूम नहीं रहता है। अब बहुत सारे किसान ओल्ड जो ट्रेडिशनल पद्धति है उसमें 4x4 पे लगाते थे, कुछ 4x3 पे लगाते थे। 4x4 का स्पेसिंग लगाते हैं, कभी लगाते हो तो 1 एकड़ में बड़ी मुश्किल से 2722 पौधे बैठते हैं। यदि उसको 10 क्विंटल प्रोडक्शन लेना है तो डेंडू की संख्या होनी चाहिए 92। 15 क्विंटल यदि लेना चाहते हैं तो डेंडू की संख्या होनी चाहिए 137, और 20 क्विंटल की बात करते हैं हम लोग तो 184 बोल होना चाहिए। और ये सिस्टम जो है आउटडेटेड हो गया, ये स्पेसिंग जो है 4x4 का आउटडेटेड हो गया है। अब जो नई टेक्नोलॉजी जो है इसमें हम लोग वाइडर रो स्पेसिंग, मतलब रो टू रो स्पेसिंग जो है 4.5 से 5 फीट का रखते हैं। और पौधा जो है वैरायटी के ऊपर, वैरायटी यदि आप स्प्रेडिंग टाइप के लिए तो 2 ड्रिपर का अंतर ज्यादा रखना चाहिए, 50 से 60 सेंटीमीटर। और यदि स्प्रेडिंग टाइप वैरायटी ना लेते हुए इरेक्ट ग्रोइंग या स्ट्रेट ग्रोइंग वैरायटी लेते हैं तो इसके ड्रिपर का जो अंतर जो है वो नजदीक रहेगा। मानो हम लोग 4.5x1.5 पे कपास लगाते हैं तो 4.5x1.5 पे कपास की संख्या रहेगी 6453। और यदि हमारा टारगेट ड्रिप के ऊपर 20 क्विंटल का है तो 20 क्विंटल में हमें कपास के डेंडू की संख्या होनी चाहिए 77 होना चाहिए 20 क्विंटल का। और मैं किसान भाई को बताना चाहूंगा कि कपास की जो चुननी होती है, पिकिंग जो होता है, वो सभी डेंडू एक साथ नहीं चुनते। कपास की जो पिकिंग जो है कम से कम 3 से 4 बार होती है।
मतलब एट ए टाइम जो है आपको एक साथ करीबन 15 से 16 डेंडू का ही चुनना है। और ये आसान से इसका मैनेजमेंट हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ड्रिप मार के माध्यम से पानी के हर बूंद के ऊपर अपना कंट्रोल है। और उर्वरक भी हम लोग ड्रिप के माध्यम से दे रहे, घुलने वाले उर्वरक दे रहे हैं, तो इसका भी कंट्रोल हमारे पास में है। पानी और खाद उसके पौधे की ग्रोथ के अनुसार हम लोग देते हैं, तब पौधे जो डेंडू का साइज जो है वो बड़ा बनता है, डेंडू का वजन अच्छा होता है, कपास की क्वालिटी भी अच्छी बनती है। और 3 से 4 बार चुनना कपास का बहुत आसान से हो जाता है। और 25 क्विंटल किसी ने टारगेट रखा हुआ है तो उसको 97 बोल्स आने चाहिए। दूसरा एक स्पेसिंग मैं बताना चाहूंगा कि 4.5 1 फीट पे हम लोग करते हैं तो 9680 पौधे बैठेंगे। और 15 क्विंटल के लिए केवल 39-40 ही डेंडू चाहिए, बड़े आसानी से वो आपको मिल सकते हैं। 20 क्विंटल के लिए 52 बोल चाहिए, डेंडू चाहिए। और 25 डेंडू जो है बोल्स जो है उसके लिए 65 ये बहुत आसानी से हमको ड्रिप इरिगेशन और फर्टिलाइजिंग के साथ मैनेज हम लोग कर सकते हैं। जो हम रेनफेड फार्मर की बात कर रहे हैं, जो बारिश के ऊपर किसान फसल लेना चाहता है, उसके लिए 4x1 उसका पौधे की संख्या रहेगी 10,890। और 10 क्विंटल के लिए केवल 23 डेंडू की जरूरत है, केवल 23। उसमें कभी भी 100-150 बोल की अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। केवल 23 बोल भी उसको डेंडू मिल जाते हैं, फिर भी उसको 10 क्विंटल का प्रोडक्शन आराम से मिलेगा। दूसरा एक स्पेसिंग है आपको 3x100 का। 3x100 का बारिश के ऊपर कपास लगाना चाहता है वो, जब बारिश आएगी तब कपास लगाएगा, तो उसमें 3x100 पे लगाता है। 2 लाइन के बीच में 3 फीट और 2 पौधे के बीच में अंतर 1.25 फीट रखता है, तो केवल उसको 21 ही डेंडू चाहिए। 21 डेंडू मिलना बहुत आसान है किसान भाई। इसीलिए रेनफेड फार्मर भी बारिश के ऊपर जो कपास लगाना चाहता है वो किसान भी 10 क्विंटल से ज्यादा प्रोडक्शन ले सकता है। जिसके पास में जमीन भारी है, हेवी सॉइल है, काली मिट्टी है, गए, तो उसमें स्पेसिंग 5 फीट हम रखेंगे। तो 5x2 स्पेसिंग रखेंगे तो उसमें पौधे की संख्या की 4,356। और 15 क्विंटल के लिए उसको डेंडू की संख्या चाहिए 86। 5x1.5 रखते हैं तो 5,808 पौधे बैठेंगे। और 5,808 पौधे में 15 क्विंटल के लिए 65 डेंडू की संख्या चाहिए, वो आराम से मिलेगा आपको, क्योंकि 180 दिन की वैरायटी है। 180 दिन में 65 नंबर आपके डेंडूज है, वो आपको 3 से 4 की जो पिकिंग जो है कपास की, उसमें हर एक बार आपको 15 से 20 भी हम डेंडू की पिकिंग करते हैं, तो आराम से आपको 15 से 20 क्विंटल का कपास हम ले सकते हैं। इसलिए 15 से 20 क्विंटल कपास की जिसका टारगेट रखना चाहते हैं, और मेरे किसान भाई ध्यान में रहिए कि कपास की जब हम लोग खेती करेंगे तो निश्चित रूप से टारगेट रखना पड़ेगा, कम से कम 15 से 20 क्विंटल कपास टपक सिंचाई को मिलना ही चाहिए। और जो रेनफेड फार्मर है उसको 10 क्विंटल कपास मिलना चाहिए। ये देखिए कपास की खेती टपक की नाली बिछा दी है, बिल्कुल स्ट्रेट। 15 मिनट टपक सिंचाई चला के रखी हुई है, और बेसल डोज भी दिया हुआ है, और लेबर के साथ में बीज दिया हुआ है, और एक ही बीज डालने को बोला है। अब कपास के किसानों ने कभी भी 2 या 3 बीज नहीं डालना चाहिए। सिंगल सीड पर हिल डाले तो भी अच्छा है, क्योंकि उसका अंकुरण बहुत अच्छा होता है टपक ड्रिप सिस्टम के ऊपर। ड्रिप सिस्टम से ऊपर जो पर्याप्त मात्रा नमी बनी हुई है, तो उसमें 4 से 5 दिन में काफी अच्छा अंकुरण बन जाता है, पूरा अंकुरण निकल जाता है। नहीं तो ये देखिए फ्लड इरिगेशन में आधा जमीन पानी आगे बढ़ ही नहीं रहा है, केवल। और देखिए 2-2, 3-3 भी सीड डाला हुआ है, जैसे वो स्विमिंग कर रहा है। इतना पानी देने की जरूरत नहीं, पौधा छोटा है, फिर भी नाली भर के पानी दिया हुआ है। एक ही सीड लगाना चाहिए और ड्रिप के ऊपर लगाना चाहिए। देखिए ये देखिए टपक सिंचाई के ऊपर 15 मिनट सिस्टम चला हुआ है, और यहाँ पे एक सीड लगाएंगे। इसे हम लोग पहले बेसल डोज देंगे। बेसल डोज देने के लिए
आपको बताऊंगा मैं। ये देखिए टपक सिंचाई पर कितना अच्छा अंकुरण हुआ है। ये भी देखिए कितना अच्छा स्टैंड है, कपास के जो अंकुरण हुआ है बहुत अच्छा। ये भी देखिए 2 लाइन के बीच में अंतर जो है 4.5 फीट है और 2 पौधे के बीच में अंतर जो है आपका 1.25 से 1.5 फीट का अंतर रखा हुआ है। और ये पिक्चर जो है बहुत किसानों को आई ओपनिंग वाला है। आप देख सकते हैं कि रेनफेड कपास जो है, ये देखिए ये बारिश के बाद कपास लगाया हुआ है और ये देखिए टपक सिंचाई के ऊपर कपास लगा है। बारिश पूर्व या प्री मानसून कपास है, बारिश पूर्व कपास प्री मानसून कपास लगा हुआ है। और ये इनलाइन है जैन की, डबल लाइन है ये। और ये देखिए इसमें केवल अंतर 30 दिन का है, 30 दिन का। इसमें स्क्वायर फॉर्मेशन या कली लगने का भी अवस्था निकल गई है। तो ये अंतर जो है कपास का 2 डबल से 1.5 गुना प्रोडक्शन देने का ये संकेत देता है। इस तरह से ये देखिए इतना बिल्कुल एक जैसे पौधे आपको नजर आएंगे। जैन ट्रिप के ऊपर हम लोग कपास की खेती करेंगे तो एक जैसा, कहीं भी आपको कभी भी गैप नजर नहीं आएगा, कभी भी कोई भी गैप नजर नहीं आएगा। बिल्कुल 100% अंकुरण हुआ है ड्रिप के माध्यम से और ये एक जैसा पानी देने के कारण एक जैसा उसका ग्रोथ भी बिल्कुल यूनिफॉर्म है। ये भी देख सकते हैं आप। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कपास को पानी की जरूरत कितनी है। कपास की जो जरूरत है करीब 1000 से 1100 mm की पानी की जरूरत है और रेनफॉल करीबन 700 mm की बारिश होती है। तो बचा हुआ 400 mm जो बारिश पानी जो है आपको ड्रिप के माध्यम से देना है। और रेनफॉल और कपास का ग्रोथ इसका जो मिस मैचिंग है, क्योंकि कपास का जो वैरायटी का जो ड्यूरेशन है वो 150-160 दिन का है, करीबन 4 महीने से ज्यादा है, 6, 4.5, 5, 5.5 महीने का है, करीबन 6 महीने तक जाता है, 180 दिन तक। और रेनफॉल का जो करीबन 4 महीने का है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन भी एक जैसा नहीं रहता है, यूनिफॉर्म नहीं रहता है। जून में केवल 20% बारिश होती है जिस समय में कपास की बोनी होती है, कुछ स्टेज की अवस्था होती है। जुलाई में 35% बारिश होती है, उसमें स्क्वायर फॉर्मेशन या कलिया लगने की जो अवस्था होती है। इसके बाद में अगस्त में 25% होता है, करीबन बॉल सेटिंग हो जाती है उस समय में। और सितंबर में 20% इसमें बॉल सेटिंग होता है, बॉल डेवलपमेंट की अवस्था होती है। अक्टूबर में बारिश निकल जाती है। बहुत सारे समय में अभी जून के सितंबर के समय में भी बहुत लंबा अंतराल में बारिश का गैप हो जाता है। जो खंडित बारिश है, खंडित बारिश के पीरियड में भी यदि पौधे के रूट से जड़ जोन में, जड़ क्षेत्र में नमी, यदि नमी कमी होती है तो पौधे का जो स्ट्रेस के कारण जो है, तनाव के कारण जो है प्रोडक्शन देने की क्षमता कम हो जाती है। इसीलिए उसको स्ट्रेस नहीं लगना चाहिए। इसलिए जो भी गैप नजर आएगा आपको 2 बारिश के बीच में, उस समय में टपक से पानी ड्रिप के सिस्टम के माध्यम से पानी देना चाहिए। यहाँ पे रेनफॉल विड्रॉ हो गया लेकिन बॉल डेवलपमेंट की स्टेज आ गई, इसीलिए रेनफेड फार्मिंग में हमें ज्यादा प्रोडक्शन नहीं मिलता। रेनफेड फार्मिंग में बॉल डेवलपमेंट के समय में ही पानी कमी हो जाता है, इसलिए डेंगू को वजन नहीं मिलता, बॉल अच्छे डेवलप नहीं होते, बॉल के में जो बीच में सीड है वो अच्छे डेवलप नहीं होते, इसलिए बॉल को वजन नहीं मिलता। और रेनफेड फार्मिंग में केवल 1 से 2 पिकिंग ही होती है, उसके बाद पिकिंग नहीं होती है। इसलिए रेनफेड फार्मर ने कभी भी लंबा ड्यूरेशन की, लॉन्ग ड्यूरेशन की वैरायटी कभी भी सिलेक्ट नहीं करनी चाहिए। 140-150 दिन की ही वैरायटी रेनफेड किसान ने लेनी चाहिए। देखिए अक्टूबर में विड्रॉल हो गया, नवंबर दिसंबर में भी विड्रॉल 0% बारिश है, लेकिन उस समय में बॉल डेवलपमेंट, मैच्योरिटी, बॉल बस्टिंग का ग्रोथ है, पीरियड है, उस समय में बारिश नहीं है, मॉइस्चर कम है, तो इसी के कारण आपको डेंगू को वजन नहीं मिलता। सिंचाई का जो महत्व जो है बहुत महत्व है, क्योंकि पहले मैंने बताया कि कपास की खेती का जो आत्मा जो है वो सिंचाई है। यदि पानी उसको कम मिलता है, पानी की स्ट्रेस यदि हो जाता है, तनाव हो जाता है, तो पत्ते जो है
सूखने लगते हैं, पत्ते पीले हो जाते हैं, पत्ते का साइज छोटा हो जाता है और फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता। उसके जो जड़ क्षेत्र जो है, जड़ें भी जो व्हाइट रूट जो है वो काम नहीं कर पाते। पानी कम होने के कारण, जमीन सूखने के कारण जमीन में जो भी आपने उर्वरक दिए हुए वो न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाता, इसलिए पौधे का ग्रोथ अच्छा नहीं होता है। उसको नाइट्रोजन यदि कम मिलता है तो पत्ते का साइज छोटा हो जाता है, फूल भी छोटे निकलते हैं, जो डेंडू का साइज भी छोटा हो जाता है, बड़ा मिलता नहीं है। फिर पानी का स्ट्रेस यदि हो जाता है तो जो उसको लगने वाली कलियां जो है, स्क्वेयर्स और फ्लावर जो है, फूल जो है वो झड़ने लगते हैं, गिरने लगते। डेंडू को वजन नहीं मिलता, इसका डायरेक्ट रिलेशन उसका यील्ड से, प्रोडक्शन कम मिलता, इसलिए सिंचाई का महत्व बहुत ज्यादा है। ड्रिप के जो सिस्टम लगाते हैं, किसान पूछते हैं भाई अभी ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी तो नहीं है ही नहीं, करीबन 1985 से टपक सिंचाई अपने प्रदेश में उसका उपयोग हो रहा है। करीबन 35 साल उसको ड्रिप सिस्टम का उपयोग हमारे किसान कर रहे हैं। कपास की बात हम बात करते हैं तो कपास में ड्रिप सिस्टम के जो फायदे जो है, कपास का जो प्रोडक्शन जो 50% से लेकर 300% बढ़ता है। पानी की बचत जो है 50% पानी की बचत है और सभी पौधे को एक जैसा पानी और उर्वरक दिया जाता है। और टपक सिंचाई के माध्यम से हम लोग पानी और खाद देंगे तो उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और जमीन में पर्याप्त मात्रा में नमी रखने के कारण फील्ड ऑक्सीजन कैपेसिटी, इसको वराप कंडीशन बोलते हैं, वराप कंडीशन रखने के कारण फसल को कोई भी पानी का स्ट्रेस नहीं लगता है और जो कलियां जो है या फूल जो है उसको डेंडू जो है वो गिरते नहीं है। और जो वैरायटी हमने लगाई है उसका जेनेटिक पोटेंशियल भी हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। टपक सिंचाई जो है पौधे के पास में पानी दे रहे हैं, इसलिए बाकी का क्षेत्र जो है वो सूखा रहता है। इसमें जो खरपतवार जो है, वीड्स जो है वो कम आते हैं और कम समय में टपक सिंचाई का मेन फायदा जो है, कम समय में, कम बिजली में, कम पानी में ज्यादा एरिया को हम लोग कपास लगा सकते, ज्यादा एरिया में कपास लगा सकते और एक जैसा पानी दे सकते। सभी फसल को एक जैसा पानी मिलेगा, यूनिफॉर्म पानी मिलेगा, यूनिफॉर्म उर्वरक मिलेगा। इसी के लिए किसान कहते हैं जैन ड्रिप लगाया तो नो झंझट। यदि किसान, बहुत सारे किसान बोलते हैं कि जैन ड्रिप लगाया तो हमें कोई देखने की जरूरत नहीं पड़ती, नो झंझट, बहुत अच्छा चलता है और ज्यादा प्रोडक्शन मिलता है। ये देखेंगे किसान पूछते हैं कि कपास को कितना पानी देना चाहिए। कपास को जो है मई में लगाते हैं, आखिरी जो लास्ट सप्ताह जो 25 मई के बाद, तो शुरू में केवल 1 लीटर ही पानी जरूरत है, जून में 1.5 लीटर की पानी जरूरत है, जुलाई में 2 लीटर की पानी जरूरत है, अगस्त महीने में 3.5 लीटर की जरूरत है, सितंबर में 5.5 लीटर की जरूरत है, अक्टूबर में सबसे ज्यादा पानी की जरूरत है 7 लीटर की है किसान भाइयों। लेकिन बारिश चल रही है और ये टपक सिंचाई के पानी नहीं देना चाहिए। जमीन में पर्याप्त मात्रा में नमी है तो टपक सिंचाई से पानी देने की जरूरत नहीं है। जिस समय में लंबे अंतराल में लॉन्ग ड्राई स्पेल हो जाता है, लंबा बारिश हो गैप पड़ जाता है, उसी समय में आपको टपक सिंचाई से पानी देना चाहिए और पानी के साथ उर्वरक भी देना चाहिए। नवंबर दिसंबर तक आपका कपास चलने वाला है या जनवरी तक कपास लेना चाहते हैं तो आपको 3 लीटर पानी देना चाहिए। उसके बाद कपास खत्म होने से पहले करीबन 15 से 20 दिन आपका पानी देना बंद करना चाहिए। बेसल डोज की बात करते किसान हम पूछते हैं कि कितना उर्वरक देना चाहिए। मैंने पहले बताया था कि कपास का बोल डेंगू यदि देते हाथ में तो कपास का बीज का वजन जो है 65% है और 35% वजन जो है वो रुई का है। इसलिए
बीज का वजन बढ़ाने के लिए बैलेंस न्यूट्रिशन देना बहुत जरूरी है। इसलिए लगा के समय में 10, 26, 26, 25 किलो कपास को कितना नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेश की हम लोग बात करते पर एकड़ की, तो 60 किलो नत्र नाइट्रोजन, 30 किलो फास्फोरस और 30 किलो पोटाश की जरूरत है पर एकड़ के हिसाब से। उसमें से हम लोग 10, 26, 26, 25 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 15 किलो जिंक सल्फेट, 5 किलो फेरस सल्फेट, 5 केजी और बोरेक्स 2 किलो ये नीम खली में मिक्स करके देने वाले हैं। ये देते समय में किसान बात करते कि 40 डिग्री टेम्परेचर है, हम लोग कपास लगा रहे हैं तो उसमें खाद देंगे तो जल जाएगा। डरने की बात नहीं है। मैंने बताया था कि जो कपास लगाते समय जो कपास जो पूरा राउंड टपक सिंचाई से जो राउंड बना है 1 लीटर पानी देने से, उसी को पेरी फेरी से हम लोग हाथ से रिंग बना के यदि उर्वरक डालते हैं तो कपास के बीज से करीबन 3 से 4 इंच दूर रहेगा, तो उसका कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो उसमें नुकसान होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती। इसलिए किसान भाई ने डरने की बात नहीं है, बेसल डोज कपास को देना चाहिए। उसके बाद जो कपास का अंकुरण हो गया 4 से 5 दिन का अंकुरण होने के बाद में जहां पर आपको गैप नजर आ रहा है वहां पे एक सीड डाल के फिर भी गैप फिलिंग कर लीजिए और 1 हफ्ते के बाद आपको फर्टिगेशन शुरू करना है। पानी में घुलने वाले खाद देने की जो प्रक्रिया जो है, टेक्नोलॉजी जो है, वेंचुरी या फर्टिलाइजर टैंक के माध्यम से देने की जो टेक्नोलॉजी है उसको हम फर्टिगेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। फर्टिगेशन टेक्नोलॉजी में 2 शब्द है, फर्टिलाइजर है और इरिगेशन है। एप्लीकेशन ऑफ वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स, application of water soluble fertilizers with drip irrigation technology, that is pressurized irrigation technology, it's known as fertigation। पानी के साथ घुलने वाले फर्टिलाइजर देने की टेक्नोलॉजी जो है वो फर्टिगेशन टेक्नोलॉजी है। जैसे पूरा अंकुरण हो गया 722 दिन में पहले देना आपको 1261 और जो फर्टिगेशन करना है कपास में, जैसे गुलाब की खेती वाले हैं, कार्नेशन वाले हैं, जरबेरा वाले हैं, शिमला मिर्च वाले हैं, जैसे आपका तरबूज वाला है, खरबूजा वाला है, ककड़ी वाला है, वो हर रोज फर्टिगेशन करता। लेकिन हमारे किसान भाई तो रोज खेत में जाते ही नहीं है, तो फर्टिगेशन करना है तो क्यों कम से कम हफ्ते में 2 बार तो भी करना चाहिए। हफ्ते में 2 बार तो भी कपास में फर्टिगेशन करना चाहिए। तो 1261 1 किलो 655 ग्राम और उसके साथ यूरिया मिक्स करना है 1 किलो 200 ग्राम, मतलब 2 किलो आपको देना है मिक्स करके। ये देते समय ध्यान रखना चाहिए कि फर्टिगेशन क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए। फर्टिगेशन क्यों करना चाहिए? क्योंकि फर्टिगेशन करना इसलिए चाहिए कि हम लोग जो हाथ से जो 10, 26, 26 या 1261 जो डीएपी है या 1232, 16 है, सुपर फास्फेट है, ये जैसे खतर खाद जो उर्वरक जो हम लोग देते हैं हाथ से फेंक कर फसल को, उससे केवल 30 से 40% ही फसल को काम आते हैं। लेकिन टपक सिंचाई के माध्यम से हम लोग पानी में घुलने वाले उर्वरक देंगे तो 80 से 90% फसल को काम आते हैं। इसीलिए इसकी जो उपयोगिता जो है, एफिशिएंसी जो है वो 90% है। इसलिए 1261 चौथे दिन के बाद मतलब 1.5 किलो है और यूरिया 2 किलो मिक्स करके देना है। और ये मिक्स करने में ध्यान रखना चाहिए कि सुबह सुबह फर्टिलाइजर ड्रिप के माध्यम से नहीं देना है। फर्टिगेशन हमें दोपहर में करना है 3 से 4 बजे के बाद। और मिक्स करते समय में वेंचुरी का सक्शन रेट ध्यान में रखना चाहिए और पानी में पहले घुलाते समय में पानी में पहले यूरिया मिक्स कीजिए और पहले जो है आप 1261 डालिए। 1261 के पूरा मिक्स होने के बाद उसके बाद यूरिया मिक्स कीजिए। यदि पहले यूरिया डाल देंगे तो पानी ठंडा हो जाएगा, इसके बाद 1261 जल्दी उसका घुलने वाला नहीं है। इसलिए फर्टिगेशन करते समय ध्यान रखिए कि सुबह फर्टिगेशन नहीं करना है क्योंकि पानी का टेम्परेचर कम रहता है, पानी ठंडा रहता है और उर्वरक उसमें घुलते नहीं है। इसलिए फर्टिगेशन जो है आफ्टरनून में करना चाहिए, 3 बजे 4 बजे करना चाहिए और मिक्स करते समय में सीक्वेंस ऐसा रखना चाहिए। तो यदि इसके साथ पोटैश भी देना है, अगर 23 से 60 दिन में हमको देना है, यूरिया देना है, 1261 और पोटैश देना है, तो पहले हम लोग पोटैश मिक्स करेंगे
करीबन 840 ग्राम है। फिर मिक्स होने के बाद में हम लोग 12:1:0 देंगे 2 किलो 125 ग्राम और यूरिया मिक्स करेंगे 3 किलो 300 ग्राम। ये लास्ट में यूरिया मिक्स करेंगे, ये हम लोग देंगे। तो इसके बाद 61 से 100 दिन के बीच में जो 40 दिन है इसमें यूरिया देंगे हम लोग 3 किलो 375 ग्राम, 12:1:0 900 ग्राम और सफेद पोटाश जो है 1 किलो और मैग्नीशियम सल्फेट आधा किलो और चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो 250 किलो देना चाहिए, 250 किलो देना चाहिए। बेसल डोज में भी हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट का उपयोग किया हुआ है, ध्यान में रखिए दोस्तों। देखिए मैग्नीशियम सल्फेट 15 किलो दिया हुआ है, जिंक सल्फेट दिया है 5 किलो, फेरस सल्फेट 5 किलो दिया है, बोरेक्स 2 किलो। ये आपको करीबन 50 से 60 दिन काम करने वाला है। ये इसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ेगी तो मैग्नीशियम सल्फेट हम ड्रिप के माध्यम से देंगे और चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट भी देंगे हम लोग 250 ग्राम हर 14 दिन के बाद देंगे। 100 से 125 दिन में हम लोग देंगे पोटाश 2 किलो 364 ग्राम, यूरिया देंगे 2.5 किलो और मैग्नीशियम सल्फेट देंगे आधा किलो। इसमें मैग्नीशियम सल्फेट हम लोग क्यों दे रहे हैं कि पत्ते जो लाल हो जाते हैं, पत्ते जो लाल होते हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं इसको लाला रोग बोलते हैं। ये रोग नहीं होता है किसान भाइयों, ये तो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है। कभी कभी नाइट्रोजन का इम्बैलेंस हो गया तो भी नाइट्रोजन का एब्सॉर्प्शन ज्यादा हो गया है, नाइट्रोजन कम हो गया तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी इंड्यूस करती है। कभी कभी क्लाइमेट चेंज हो जाता है तो भी मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी आपको दिखाई देती है। तो मैग्नीशियम सल्फेट जो है, जो रेडनिंग जो पत्ते लाल हो जाते हैं वो उसको प्रकोप जो होता है उसको वो कंट्रोल करता है। तो बैलेंस न्यूट्रिशन में मैग्नीशियम सल्फेट बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि किसी भी फसल के जो पत्ते जो है वो ग्रीन हरे क्यों है, ये हरे इसलिए है कि उसमें जो क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल का महत्वपूर्ण घटक जो है मैग्नीशियम है। इसीलिए किसी भी वनस्पति का फसल का पौधा जो पत्ता जो है वो ग्रीन होता है, इसलिए मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग करना चाहिए। पत्ते बड़े होते हैं, पत्ते ग्रीन होते हैं, जितना पत्ता बड़ा हो जाएगा लीव्स बड़े रहेंगे तो डार्क ग्रीन रहेंगे, लीफ का साइज बड़ा रहेगा तो फोटोसिंथेसिस काफी अच्छा हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस अच्छा हो जाएगा तो डेंडू का साइज बड़ा होगा, डेंडू को वजन काफी अच्छा मिलेगा। और ये ध्यान में रहिए कि फर्टिगेशन करने के बाद हर चौथे दिन जो फर्टिगेशन कर रहे हैं, फर्टिगेशन के बाद में ज्यादा लंबा समय टपक से पानी नहीं देना है किसान भाइयों। केवल टपक सिंचाई 5 से 10 मिनट ही पानी देना है। यदि ज्यादा लंबा समय आपने आधा घंटा 1 घंटा पानी दिया तो जितने भी आपने उर्वरक जो घुलने वाले खाद टपक सिंचाई के माध्यम से दिए हुए हैं वो जड़ क्षेत्र से बाहर निकल जाएंगे, उसका नितार हो जाएगा। वो जड़ क्षेत्र में ही रहना चाहिए, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट का ही उपयोग टपक सिंचाई चलाना चाहिए, ज्यादा पानी नहीं देना है। ये देख सकते हैं टपक सिंचाई के माध्यम से जो उर्वरक खाद देने के लिए आपको ये फर्टिलाइजर टैंक है, फर्टिलाइजर टैंक से हम लोग दे सकते हैं। इसमें प्रेशर गेज लगा हुआ है और वेंचुरी है और एक डोजिंग इंजेक्शन पंप है। लेकिन सामान्य किसान जो है ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर टैंक और वेंचुरी का उपयोग करते हैं। एक ध्यान में रखना चाहिए कि टपक सिंचाई केवल पानी देने के लिए नहीं है, इसके साथ में घुलने वाले खाद देना चाहिए। घुलने वाले खाद देना बहुत जरूरी है। अरे इस फोलियर फीडिंग जो है सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे कपास रेनफेड किसान हो, बारिश के ऊपर कपास लेने वाला किसान हो, चाहे प्री मानसून सिंचित कपास लेने वाला किसान हो, उसने फोलियर फीडिंग करना चाहिए। फोलियर फीडिंग मतलब जो घुलने वाले खाद जो मैंने बताए उसका भी हम लोग छिड़काव कर सकते हैं। इसमें पहले 1 महीने में हमको 19-19 जो घुलने वाला उर्वरक है, घुलनशील उर्वरक 1 किलो पैकेट में आता है, 19-19 का छिड़काव करना है। 45 ग्राम 15 लीटर पानी में देना है। इसके साथ में स्टिकर मिक्स करना है हमको 10 मिली स्टिकर हमको मिक्स करना है। जैसे ही कपास को कलियर लगने का काम शुरू होता है
या फूल लगने की क्रिया शुरू होती है, उस समय में हमें 13-40 दे रहा है। ये जो ग्रेड है 13-40-13, करीबन 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में या 60 ग्राम 15 लीटर पानी में एक पंप में हमको छिड़काव करना है। उसके हिसाब में स्टिकर यूज करना है हमको 10 मिली। इसके बाद में फूल का जो रूपांतर होता है डेंडू में होता है। डेंडू का साइज बढ़ने के लिए, बॉल का साइज डेवलप करने के लिए 05234, ये भी पैकेट में आता है, 1 किलो के पैकेट में आता है। 05234 भी हम लोग करीबन 15 लीटर पानी में 60 ग्राम, मतलब 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में हम लोग देकर उसको छिड़काव कर सकते, साथ में भी स्टिकर का उपयोग करेंगे। और बॉल का जो डेंडू का मैच्योरिटी है, परिपक्व बनता है, उसमें उसी समय में 13-045 75 ग्राम, मतलब 5 ग्राम पर लीटर पानी में हम उसका छिड़काव कर सकते हैं। चाहे किसान रेनफेड फार्मर हो या सिंचित कपास वाला हो, फोलियर फीडिंग से या घुलनशील उर्वरक जो उसका छिड़काव करने से 15 से 20% कपास का प्रोडक्शन बढ़ता है। इसीलिए फोलियर फीडिंग दोनों किसानों ने करना चाहिए। ये देखिए 1-1 किलो के पैकेट है, ये 19-19 का पैकेट है, 05234 है और 13-045 का पैकेट है। ये इस तरह से कपास बढ़ गया। कपास के किसान की मानसिकता है कि कपास उसको लगना चाहिए, बहुत हरा होना चाहिए, बहुत ऊंचा बढ़ना चाहिए, तो उसको बहुत आनंद आता है। लेकिन कपास की जो पौधा है उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? जो रेनफेड वाला किसान है, बारिश के ऊपर जो कपास लगाता है, उसका हाइट ज्यादा से ज्यादा 2.5 से 3 फीट होना चाहिए, क्योंकि उसको 25 से 30 डेंडू चाहिए, उसको 25 से 30 ही डेंडू चाहिए। इसलिए उसको ज्यादा हाइट की अपेक्षा नहीं है, 2.5 से 3 फीट की अपेक्षा उसको जरूरत है। और सिंचित कपास, चाहे ड्रिप इरिगेशन के ऊपर कपास हो, उसका हाइट जो है 4 से 4.5 फीट होना चाहिए। इससे ज्यादा हाइट की जरूरत नहीं है। बहुत सारे किसान बोलते हैं कि हम लोग खेत में जाते तो हम चल भी नहीं पाते, दोनों जो लाइन का अंतर है वो पूरा मैच हो जाता है, चलने की जगह नहीं रखती और सर से ऊपर ज्यादा हाइट उसका हो जाता है। तो उससे इतना हाइट की जरूरत नहीं है। हमारा इंटरेस्ट है डेंडू को ज्यादा डेंडू मिलना चाहिए, डेंडू को वजन मिलना चाहिए और ओवरऑल उसका पास का प्रोडक्शन ज्यादा मिलना चाहिए। इसीलिए ज्यादा नाइट्रोजन नहीं देना चाहिए। कपास का जो 2 फांदी जो ब्रांचेस है, उसका जो डिस्टेंस है, इंटरनोड का डिस्टेंस जो है, वो हमें 2 इंच से ज्यादा नहीं रखना है, 1.5 से 2 इंच का रखना है, तभी हम लोग इतना हाइट मेंटेन कर पाएंगे। ज्यादा नाइट्रोजन, ज्यादा यूरिया का एप्लीकेशन करेंगे, कपास हरा दिखेगा, हाइट ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन रस चूसने वाले कीट का प्रकोप भी ज्यादा हो जाएगा। रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप भी ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए यूरिया और नाइट्रोजन का उपयोग कम करना चाहिए। मैंने पहले बताया किसान भाइयों कि सेशन के अंत में आप सभी किसानों के प्रश्नों का जवाब देने वाला हूं। आप अपने सवाल भेजते रहिएगा। हर किसान के प्रश्न का जवाब मैं, जैसे लेक्चर खत्म हो जाएगा, प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा, तब आपको हर सवाल का जवाब मैं दूंगा। यदि कपास का हाइट बढ़ जाता है तो उसका ग्रोथ कम कर सकते हैं हम लोग। ग्रोथ, उसका जो वाढ़ जो है उसको रोकना नहीं है, स्लो करना है। इसके लिए हार्मोन का उपयोग करना चाहिए, लेकिन ध्यान में रहे कि नीचे से यूरिया मत डालिए। यदि हार्मोन का उपयोग करना है, जमीन में नमी होनी चाहिए। इसके लिए मेपिकॉट क्लोराइड जो है, मेपिकॉट क्लोराइड का उपयोग कर सकते हैं। 1 ml पर लीटर पानी में 33 छिड़काव कर सकते हैं। जो 30 से 35 दिन में के फसल में ज्यादा फसल बढ़ता है, उस समय में चमत्कार का उपयोग कर सकते हैं मेपिकॉट क्लोराइड का। 80-85 दिन में जब कपास का ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाता है, नाइट्रोजन का उपयोग ज्यादा करते हैं किसान, उस समय में लियोसिन का उपयोग कर सकते हैं। एक पंप में करीबन 2 ml लियोसिन का उपयोग कर सकते हैं, या 10 से 12 ml 100 लीटर पानी में उसका उपयोग कर सकते हैं, लियोसिन का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान में रहे कि जमीन में नमी चाहिए, तभी आप हार्मोन का उपयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, हार्मोन का उपयोग करते समय में
नीचे हम लोग यूरिया का एप्लीकेशन नहीं करेंगे, नाइट्रोजन का डोज नहीं देंगे, नहीं तो नीचे यूरिया देंगे और नीचे ऊपर से स्प्रे भी करेंगे हार्मोन्स का, ये ऐसा नहीं चलने वाला। ये देखिए, ऐसा यदि ड्रॉपिंग यदि आपको नजर आता है, दो बारिश के बीच में यदि ड्रॉप गैप पड़ जाता है, तो ये गैप में यदि किसान पानी दे देता है और जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो हाई ह्यूमिडिटी के कारण में भी ऐसा ड्रॉपिंग हो जाता है। पौधे के बीच में जो पौधे के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं इसका भी इम्बैलेंस हो जाता है, तभी ड्रॉपिंग बहुत ज्यादा आपको नजर आती है। और पहला फ्लश का ड्रॉपिंग नहीं होना चाहिए। पहला फ्लश जो है उसका ड्रॉपिंग नहीं होता है तो उससे जो डेंडू बनते हैं वो बहुत वजनदार बनते हैं, उसका वजन ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा प्रोडक्शन मिलता है। इसलिए पहला फ्लश नहीं गिरना चाहिए। इसीलिए ऐसे ये कलिया जो है, ये स्क्वायर जो है, इसको पात्या बोलते हैं, हिंदी में कलिया बोलेंगे, इंग्लिश में स्क्वायर बोलेंगे। ये ड्रॉपिंग नहीं होना चाहिए। ये ड्रॉपिंग रोकने के लिए ड्रिप के माध्यम से सिंचाई कीजिए। इसके बाद ऊपर से छिड़काव करना है हमको नैप्थेलिक एसिटिक एसिड, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लानोफिक्स का छिड़काव करना है। 15 लीटर पानी में 5 मिली का छिड़काव करना है और 1 हफ्ते के बाद में कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे करना है। कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे करेंगे हम लोग करीबन 45 ग्राम 15 लीटर पानी में छिड़काव करेंगे। ड्रिप के माध्यम से देना है तो 2 किलो कैल्शियम नाइट्रेट हम लोग ड्रिप के माध्यम से देंगे। तो ये ड्रॉपिंग जो है, जो पत्ते झड़ने, कलिया झड़ने का या स्क्वायर झड़ने का जो है ड्रॉपिंग जो है वो बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल हम कर पाते हैं। ये प्लानोफिक्स है, 5 मिली 15 लीटर पानी में इसको छिड़काव करना है। ये देखिए, ड्रिप के माध्यम से हम लोग पानी और खाद निरंतर हम लोग टपक सिंचाई के माध्यम से देते हैं ना, तो हर चुनते समय में, हर पिकिंग के समय में कपास का बोल का वजन काफी अच्छा मिलता है, 5 से 6 ग्राम का वजन मिल जाता है। और हर चुनने में आपका कपास का बोल एक जैसा ही मिलेगा, वजन ज्यादा मिलेगा आपको। लेकिन जो फ्लड इरिगेशन है या बारिश का कपास है, उसके ऊपर देखेंगे हम लोग बोल का साइज जो है छोटा छोटा हो जाता है और आखिरी पिकिंग में तो बहुत छोटा, उसका वजन 2 ग्राम से भी कम रहता है। इसलिए वजन जो है वो जमीन में नमी होना चाहिए और निरंतर उसको उर्वरक भी मिलने चाहिए, न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, बैलेंस न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, तो काफी अच्छा वजन कपास को मिल जाता है। ये देखिए, ये काफी अच्छा कपास का ग्रोथ देखिए। ये भी देखिए, टपक सिंचाई के माध्यम से उर्वरक का उपयोग किया हुआ है। ये भी देखिए, हार्मोन्स का उपयोग भी किया हुआ है। ये भी देखिए, 2 लाइन के बीच में। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, कपास में हमें सिम्पोडिया और मोनोपोडिया की संख्या जो महत्वपूर्ण है। सिंचित कपास में हम लोग 18 से 20 सिम्पोडिया आपकी अपेक्षा करते हैं। जो रेनफेड किसान जो है, जिसको 20 से 22 ही आपको टेंडू चाहिए, उसको ज़्यादा सिम्पोडिया की जरूरत नहीं है। कपास के ऊपर जो रस चूसने वाले कीट जो है, जैसे हम लोग हरा मच्छर बोलते हैं, जिसको जैसिड बोलते हैं हम लोग, और माहू जिसको हम लोग एफिड बोलते हैं, या छुल्डा बुल्डा जिसको हम लोग थ्रिप्स बोलते हैं या फूल कीड़े बोलते हैं मराठी में, और मिलीबग्स, ये रस चूसने वाले कीट है। इसका कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसके कंट्रोल करने के लिए रस चूसने वाले कीट जो है, उसके लिए हम लोग अंतर प्रवाही कीटनाशक जो है, सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड जो है, जैसे आपका इमिडाक्लोपिड है, मेटासिस्टॉक्स है, ट्राइजोफॉस है, आपका रिजेंट है, एडमायर है, ट्रेजर है, इसका उपयोग किसान कर सकते हैं। साथ में आपका जो स्टिकर है उसका उपयोग करना चाहिए। ये देखिए, इसका प्रकोप जो हरा मच्छर जो है उसका प्रकोप इस तरह से होता है। व्हाइट फ्लाई जो है, सफेद मक्खी जो है, उसका पीछे से देखिए, पत्ते के पीछे से। ये थ्रिप्स का भी उपयोग, आपका प्रकोप जो है कपास के पत्ते के पीछे के साइड में नजर आएगा आपको। ये माहू है, एफिड्स, ये भी माहू है, एफिड्स है। और ज्यादा प्रकोप यदि हरा मच्छर का हो जाए तो पत्ते लाल हो जाते हैं। इस तरह से ये रस चूसने वाले कीट का प्रकोप जो है कंट्रोल करने के लिए सही समय पर उसका अंतर प्रवाही सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का उपयोग करना चाहिए, जैसे मैंने बताया आपको। और एक समय में एक ही इंसेक्टिसाइड का उपयोग कीजिए, 2-2, 3-3 मिक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण कपास में जो है वो पिंक बोलवर्म का प्रॉब्लम है। गुलाबी इल्ली जो है, पेक्टिनोफोरा गॉसिपिया, ये
इसका कंट्रोल कहने के बजाय इसको मैनेजमेंट हम कहेंगे। जैसे कि 25-30 दिन का फसल हो जाता है, इसका मैनेजमेंट के लिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल अपनाना चाहिए। 25-30 दिन का फसल जब हो जाता है उस समय में पेक्टिनोफोरा गॉसिपियरा के लिए पेक्टिनोफोरा जो ल्यूर आता है उसके फेरोमोन ट्रैप लगाना चाहिए। फेरोमोन ट्रैप लगाना चाहिए। उसके बाद में निम्बोई अर्क जो है, नीम अर्क जो है 5% जो है 5% नीम अर्क जो है उसका छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद जो फेरोमोन ट्रैप का हाइट जो है, जो कपास का जो पौधा उसका हाइट है उससे 6 इंच ऊपर बड़ा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। उसका जो कलिया जो है, कलिया से रूपांतर जो फूल में होता है, जब कपास के किसानों ने खेत में जाना चाहिए और फील्ड का मायना करना चाहिए, मॉनिटरिंग करना चाहिए, उस समय में जो फूल आपको इस तरह से नजर आते हैं, ये गुलाब का जो कली आती है जिसे हम डोमकली बोलते हैं, ये रोजेटी फ्लावर है। ये पूरे से नॉर्मल ओपन नहीं हुआ है। ये रोजेटी फ्लावर या डोमकली को यदि नजर आती है तो उसको हम लोग ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपको इंस्टार जो है पेक्टिनोफोरा गॉसिपियरा का गुलाबी इल्ली का इंस्टार, जो छोटी इल्ली आपको नजर आएगी। तो ऐसे रोजेटी फ्लावर जो है खेत में मॉनिटरिंग करते समय में एक थैली में कलेक्ट करना चाहिए और उसको नष्ट करना चाहिए। ये देखिए पेक्टिनोफोरा गॉसिपियरा, ये धीरे धीरे एक आपका जो सेल्यूलोज खाता है उसके बाद में सीड में एंट्री करती है और सीड के अंदर जो पोर्शन है वो भी खा जाती है। तो इस तरह से कपास का वजन जो है, कपास की क्वालिटी भी खराब करता है और कपास का बोल का जो जेंडू का वजन भी कम हो जाता है। ये पेक्टिनोफोरा गॉसिपियरा का मौत है। ये 25-30 दिन का जब हम लोग फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं, इसका नर और मादी का मिलन ना हो इसीलिए हम लोग ये फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं। क्योंकि ट्रैप में जो ल्यूर लगा है उसमें फीमेल का सेक्स होता है और फीमेल के सेक्स होने के कारण वो मेल मॉथ जो है वो उसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाता है, उसको मेटिंग करने के लिए अंदर घुस जाता है और वो ट्रैप हो जाता है। इसीलिए उसका मेटिंग नहीं होता है और वो उसका लाइफ साइकिल ब्रेक हो जाता है। क्योंकि कॉटन पिंगवॉर्म का रोकथाम करने के लिए उसका लाइफ साइकिल ब्रेक करना यही एक अच्छा उपाय है। ये देख सकते हैं अलग अलग टाइप के जो बोलवर्म्स है, जैसे आपका स्पॉटेड वर्म मैंने बताया था आपको, ये अमेरिकन बोलवर्म है, ये अमेरिकन बोलवर्म है, ये स्पॉटेड बोलवर्म है, या पिंक बोलवर्म है। ये सारे इलिया कंट्रोल करने के लिए बोलगा टेक्नोलॉजी जो बोलगा 2 टेक्नोलॉजी भारत में इंट्रोडक्शन हुआ था। कपास में बहुत ज्यादा सीरियस रोग नहीं है, फिर भी देख सकते हैं कपास के ऊपर जो धब्बे पड़ते हैं, लीफ स्पॉट है ये, या सर्कस स्पोरा है, ब्लैक आर्म है, या डेंडू के ऊपर भी ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं। इसके ऊपर डाइथेनियम 45 हो या कार्बनडेजिम हो या एंट्राकॉल हो या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो, इसका छिड़काव हम करेंगे तो कपास में जो फफूंद के जो रोग आते हैं उसका हम लोग काफी अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। कपास में कभी कभी जो ज्यादा पानी खेत में रुकने से कारण भी जो पौधे मर जाते हैं, कभी कभी ज्यादा टेम्परेचर में भी कपास लगता है, तभी कपास में ये विल्ट आ जाता है। इसके लिए भी हमको ड्रेंचिंग करना चाहिए। ड्रेंचिंग के लिए यूरिया पोटेश का ड्रेंचिंग कीजिए, मैग्नीशियम सल्फेट का छिड़काव कीजिए, ड्रिप के माध्यम से यूरिया पोटेश का फर्टिगेशन कर सकते हैं। ये जो रेडनिंग जो है ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कपास कभी आता है। जैसे कपास की चुननी शुरू हो जाती है, पिकिंग स्टार्ट होता है, 2-3 चुनने के बाद में पत्ते लाल होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि नाइट्रोजन कम हो जाता है। तो नाइट्रोजन के डेफिशिएंसी इंड्यूस करती है मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी को। उस समय में हमको नाइट्रोजन का डोज देना चाहिए बैलेंस में, और मैग्नीशियम सल्फेट भी हम ड्रिप के माध्यम से देंगे तो ये रेडनिंग की जो समस्या है कॉटन में वो नहीं आएगी। ये देख सकते हैं हमारे ये फसल किरण चोपड़े करके फार्मर है जिन्होंने 30 क्विंटल के ऊपर कपास लिया था, उसका जो कबाब देख सकते हैं आप लोग। ये भी देखिए फसल ड्रिप के ऊपर, जैन ड्रिप के ऊपर फसल है, ये देखिए टपक की नाली, और बोल की संख्या भी देखिए और बोल का साइज भी देखिए, बोल का वेट देख सकते हैं आप लोग। अब रेनफेड किसान जो है, जो बारिश के ऊपर किसान कपास लेना चाहता है, उसको 10 क्विंटल
का प्रोडक्शन का टारगेट है, तो कैसे मिलेगा उसको? देखिए, इसको मैंने स्पेसिंग बताया था 4x1.25, 4x1 या 3x1.25 भी ले सकता है। और पौधे की संख्या वो 10,000 रखता है और डेंगू की संख्या उसको 28 से 30 में से मैंने पहले ही बताया था आपको। और जो बैलेंस न्यूट्रिशन का डोज मैंने बताया आपको 3.5 से 4 ग्राम भी उसको डेंगू का वजन मिलेगा पर पौधा। प्रति पौधा उसको 100 से 125 ग्राम कपास मिल जाता है। तो 10,000 पौधे से हर पौधे से 100 ग्राम कपास मिलेगा तो 10 क्विंटल कपास उसको आराम से मिलेगा। उसको मैं डाउट लेने की कोई बात नहीं। 10 क्विंटल कपास आराम से उसको मिलेगा। केवल उसको पौधे की संख्या जो है 10,000 पौधे रखना है, 8.5 से 10,000 पौधे रखना है और हर फसल से उसको 100 से 125 ग्राम कपास उसको मिलना चाहिए। दूसरा, जो बारिश पूर्व कपास लेना चाहता है, प्री मानसून कॉटन, पूर्व मानसून कपास बोलेंगे हम लोग, 20 क्विंटल कपास का टारगेट है तो उसको 20 क्विंटल कपास उसको कैसे मिलेगा प्रोडक्शन? 20 क्विंटल कपास का टारगेट के लिए उसको अलग अलग स्पेसिंग मैंने बताया। 4x1.25 है, 4.5x2 है, 4.5x1.5 है, 5x1.5 है। पौधे की संख्या देखेंगे हम लोग 4.5x2 पे 4,840 है, 4.5x1.5 पे 6,853 है, 5x1.5 पे 5,808 है। हम लोग एवरेज पौधे की संख्या 5,000 पकड़ते पर एकड़ में। और जो सिम्पोडिया जो फ्रूटिंग ब्रांचेस जो है 1820 और नंबर ऑफ बोल्स जो हम लोग एक्सपेक्ट करें 70 से 80 और एवरेज बोल वेट उसका 5 से 6 ग्राम भी मिल जाता है डेंगू का बोल वेट जो है। और हर पौधे से प्रति पौधा 400 ग्राम भी कपास मिल जाता है तो 5,000 पौधे और 400 ग्राम कपास पर प्लांट 20 क्विंटल कपास आराम से उसको मिलता है। बहुत सारे किसान इसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किसान 20-25 क्विंटल 30 क्विंटल कपास हमारे किसान ले रहे हैं। इसमें डाउट लेने कोई संभावना नहीं है। केवल 15 से 20 साल से किसान यही टेक्नोलॉजी अपना रहे, जैन ड्रिप के माध्यम से 15 से 20 क्विंटल का कपास आराम से ले रहे हैं। या तो हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी है मोदी साहब बात करते कि किसानों की आय दुगुना होना चाहिए। तो दुगुना कैसे हो जाएगी? यदि ड्रिप सिस्टम के ऊपर इकोनॉमिक्स देखते हैं हम लोग, उसका जो पूरा खर्चा जो है जमीन की लैंड प्रिपरेशन, भूमि के तैयारी से लेकर कॉटन पिकिंग तक जो है वो 37,000 है। और इसमें हम लोग ड्रिप इरिगेशन का डिप्रिसिएशन भी लिया हुआ है, इसमें डिप्रिसिएशन का लिया हुआ है, खर्चा भी लिया हुआ है, बैंक का इंटरेस्ट भी लिया हुआ है, सब जोड़ा हुआ है इसमें। और उसको प्रोडक्शन मिलता है 22 क्विंटल मिलता है और 5,000 भी हवा उसके पास का मिल जाता है उसको। मैंने पहले बोला था 20 से 25 क्विंटल उसको प्रोडक्शन मिलेगा तो 22 क्विंटल भी प्रोडक्शन मिलेगा उसको। तो 5,000 भाव से उसको पूरा जो ग्रॉस इनकम जो है वो 1,10,000 हो गए। और 1,10,000 रुपए में से उसका जो खर्चा जो है वो 37,000 खर्चा कम हो जाएगा। उसको हम लोग माइनस करेंगे तो उसका नेट प्रॉफिट जो है 70,000 रुपीज है, 73,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट से लगभग डबल है। तो ड्रिप सिस्टम के माध्यम से कॉटन की प्रोडक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नेट इनकम भी बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। सवाल प्रॉफिट भी बढ़ेगा तो निश्चित रूप से किसानों को आपकी आय डबल करनी है तो टपक सिंचाई का अपनाना जरूरी है। ये बहुत सारे किसान हैं जिन्होंने ज्यादा प्रोडक्शन लिया हुआ है, जैसे नारायण रामचंद्र ठाकुर है शाहरा डिस्ट्रिक्ट नंदुरबार से। इन्होंने रिफ्रेश भी लिया था 2 साल पहले, लेकिन गुलाबी जो इल्ली है इसका प्रकोप जब शुरू हुआ तब हमने किसान को ये डिस्करेज किया हुआ है कि अब आप लोग रिफ्रेश नहीं लेंगे, जनवरी के एंड में ही फसल को खत्म करेंगे। टपक सिंचाई के माध्यम से सिंचाई का पानी देने का जो पद्धति, पानी देने का जो तरीका है, हम करीबन जनवरी का 10 तारीख से पानी देना बंद कर देंगे तो जनवरी के आखिर में हम लोग कपास का पूरा चुनना खत्म कर सकते हैं। जैसे अनंत चंद्रवंशी, उन्होंने भी 44.54 क्विंटल पर एकड़ का प्रोडक्शन लिया, उन्होंने भी रिफ्रेश लिया था।
लेकिन ये जो 25-30 क्विंटल वाले जो किसान है तो जिन्होंने रिफ्लश नहीं लिया है, तो रिफ्लश नहीं लेते तो भी हम लोग 20 से 25 क्विंटल का कपास हम लोग आराम से ले सकते हैं। जैसे ये हीरानंद जी है हरियाणा से, नांगल गांव से है, ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट से है, 21 क्विंटल का कपास इन्होंने लिया जैन ड्रिप के ऊपर। अनिल प्रहलाद पाटिल ने 35 क्विंटल लिया, किरण चोपड़े ने 32 क्विंटल लिया, सुखदेव पाटिल ने 31 क्विंटल लिया, विजय भोईगड़े करीबन 60-70 एकड़ में कपास ले रहे हैं और जैन टपक के ऊपर ही ले रहे हैं। 2000 साल में उन्होंने 70 एकड़ के ऊपर टपक के जैन टपक लगाया था, उनका एवरेज यील्ड 30 क्विंटल का है। डॉक्टर एओ पाटिल है चोपड़ा से, 28 क्विंटल उन्होंने लिया। मोहन आगरकर है बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट से, 28 क्विंटल उन्होंने प्रोडक्शन लिया। सुधाकर पाटिल जो शेलापुर डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना से, उन्होंने भी 28 क्विंटल लिया। कृष्णा बहुत साकड़े करके उन्होंने भी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से है, उन्होंने भी 28 क्विंटल का प्रोडक्शन जैन ड्रिप के ऊपर लिया हुआ है। इरिगेशन एंड न्यूट्रिशन इज अ बैकबोन ऑफ कॉटन प्रोडक्शन, इसीलिए कपास का प्रोडक्शन यदि लेना है तो टपक सिंचाई के माध्यम से सिंचाई और घुलने वाले उर्वरक का उपयोग, यही आपको कपास का ज्यादा प्रोडक्शन दे सकता है। सभी किसान जानते हैं कि पानी की कमी हो रही है, वाटर स्केर्सिटी है, बिजली की कमी है, उर्वरक की कमी है, लेबर की संख्या कम होती जा रही है। तो ये सब चैलेंजेस जो है, ये चैलेंजेस खत्म करने के लिए ड्रिप फर्टिगेशन ही एक अच्छा ऑप्शन है, कई कंप्लीट सॉल्यूशन है। जैन इरिगेशन किसानों को शुरू से ही प्रोडक्शन अच्छा लेने की कमेंट्स तो किसान भाई ने कुछ सवाल पूछे हैं। तो पहला सवाल है योगेश पाटिल करके किसान पूछ रहे हैं, उन्हें 5 एकड़ ड्रिप करना है, 4x1.5 के अंतर पर उसको लगाना है। उन्होंने पूछा खर्चा कितना है। किसान भाई मैंने पहले बताया था कि खर्चा जो है ये टेलर मेड सिस्टम है। हमारा इंजीनियर या डीलर जो है, लोकल डीलर जो है, आपके खेत में आकर उसका फील्ड सर्वे करेगा, आपका वाटर सोर्स खेत में है या खेत से कितना दूर है, उसको पाइपलाइन कितना लंबा लगने वाला है, पाइपलाइन का खर्चा बढ़ने वाला है क्या, उसका वाटर सोर्स क्या है, उसका पंप कौन सा है, पंप कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है, डिस्चार्ज कितना मिल रहा है, फसल पहले वाला फसल कौन सा था, 2 लाइन के बीच में कितना, 2 फसल कपास लगाना चाहता है तो 2 लाइन के बीच में कितना अंतर रखना चाहता है। तो ये सारा फील्ड सर्वे करने के बाद ही उसका जो डिजाइन बनता है, उसके बाद ही उसका खर्चा निकलता है। बीओक्यू बोलते हैं हम लोग, बीओक्यू के बाद में इसका कोटेशन बनता है। मेरे ख्याल से यदि किसान महाराष्ट्र में है तो करीबन 40 से 45 हजार रुपये तो खर्चा उसको आएगा रफली अप्रोक्सीमेटली। व्हाट इज द शक्ति सिंह पूछ रहे हैं, व्हाट इज द बेस्ट आइडियल स्पेसिंग फॉर द राजस्थान अंडर ड्रिप सॉइल टाइप क्ले टाइप है ये। इसके लिए तो शक्ति सिंह साहब जी, आप 2 लाइन के बीच में अंतर जो है आप 4.5 फीट रख सकते हैं, और 2 पौधे के बीच में अंतर आप 40 से 50 सेंटीमीटर, वैरायटी के ऊपर निर्भर करेगा। वैरायटी आप स्प्रेडिंग टाइप के ले रहे हैं तो 50 सेंटीमीटर रखिए, या इरेक्ट ग्रोइंग वैरायटी ले रहे हैं तो इसके लिए 40 सेंटीमीटर स्पेसिंग ऑप्टिमम रहेगा। मतलब होगा 1.35 टू 0.40 मीटर स्पेसिंग आपके लिए अच्छा रहेगा। एक सवाल पूछा है, रैट्स कटिंग योर ड्रिप पाइपलाइन, व्हाट इज द सॉल्यूशन। ये चूहे की बात तो बहुत, जैसे कि हम लोगों ने ड्रिप इंट्रोडक्शन किया था 1985, 86, 87, पहले 3-4 साल तक बहुत किसान पूछते थे, लेकिन चूहे का सवाल अभी बहुत कम लोग पूछते, क्योंकि हमने पहले बहुत लोगों को एजुकेट किया और ट्रेनिंग भी दिया है इसके बारे में। इसके लिए ड्रिप सिस्टम जो है वो फ्लड इरिगेशन की जैसे मत चलाइए, जैसे 8-10 दिन के बाद में
ड्रिप सिस्टम हम यदि रेगुलर चलाते हैं ना, पर्याप्त मात्रा में नमी यदि रहती है, वराब यदि रहता है खेत में, तो रेट्स का जो प्रॉब्लम है वो बहुत कम आता है, क्योंकि नमी के जगह पर चूहे बरो नहीं बनाते और लैटरल भी कट नहीं करते हैं। तो इसी तरह से किसान भाइयों, मैंने आपको कपास के लगाने का जो टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो हमने डेवलप की है, कपास का 30 क्विंटल प्रोडक्शन जैन ट्रैक्टर हम लोग कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में विस्तृत रूप से आपको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में बता दिया है। और इसके साथ जो किसान बारिश के ऊपर भी कपास लगाना चाहता है, रेनफेड फार्मिंग करना चाहता है, उसके लिए भी सॉल्यूशन बता दिया है कि रेनफेड किसान को जो 3-4 क्विंटल ले रहा है, वो 10 क्विंटल कपास का प्रोडक्शन कैसे ले सकता है, इसके लिए भी पूरा डिटेल में जानकारी आपको दे दी है। फिर भी आपके मन में कोई सवाल यदि है तो हमारे जैन इरिगेशन के फेसबुक पेज पर जाइए, व्हाट्सएप पेज पर जाइए, ट्विटर पे जाइए और अपने सवाल भेजते रहिएगा। हमारा भी नंबर है 9422774981 और आप हमें जैन एजुकेशन के पेज पर भी सवाल भेज सकते हैं। जैन फेसबुक पेज जाके जैन एजुकेशन का पेज सर्च कीजिए, वहाँ पर अपने सवाल डाल सकते हैं या वीडियो दे सकते हैं। दूसरा हमारा ट्विटर का है जैन इरिगेशन और व्हाट्सएप की भी है, उसमें भी आप हमारे साथ आपके सवाल डाल सकते हैं। निश्चित रूप से आप किसान को ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। इस खरीफ हंगाम में ज़्यादा प्रोडक्शन देने के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और यहाँ पे मैं रुकता हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।